अब पहले आपको थोड़ा सा अबाउट एफआर एक आइडिया देते हैं कि आखिर एफआर में है क्या, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे हमको मतलब वेटेज देना है, कौन से चैप्टर कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, वो सब। तो ये जो है वो कलरफुल बुक बनाई हुई है आपके लिए, बराबर। इसमें अबाउट ये भी लिखा हुआ है, ये आपका है सिलेबस, ठीक है। अब ये बुक से पहले आपको बता दूं, ये बुक जो है ना, मतलब आईसीआई के मटेरियल से बाहर कुछ है ही नहीं। अब आईसीआई का मटेरियल भी कैसे लिया है कि सिमिलरिटी रहे, इसके लिए आईसीआई के क्वेश्चंस जो हैं वो स्क्रीनशॉट लेके लिए, माने क्वेश्चन देखा, उसका स्क्रीनशॉट लिया, उस क्वेश्चन को अपनी बुक में डाल दिया, माने उसको टाइपिंग दोबारा नहीं कर रहा, क्योंकि टाइप में भी क्या होता है कई बार उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो आईसीआई के मॉड्यूल में मिस्टेक अगर है तो हमारे मॉड्यूल में मिस्टेक है, ठीक है। तो आईसीआई का इंडेक्स उसके जैसा सेम, आईसीआई के ऑल मॉड्यूल क्वेश्चन। अब मॉड्यूल क्वेश्चन लेने से क्या हो गया, स्कैनर भी ऑन डायरेक्टली आ गया, पूरा स्कैनर। माने मई 18 से जब से तुम्हारा न्यू सिलेबस आया है तब से सारे क्वेश्चंस नवंबर 2022 तक के सारे क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो गए। अब वो कवर कैसे हो गए, तो मैंने क्या किया, मॉड्यूल में से ये क्वेश्चन आते हैं, तो जो सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे ए टू जेड तो सेम बहुत कम होते हैं, लेकिन जो सिमिलर हैं, जैसे भी चेन होल्डिंग वाला सम है, तो वो कौन से एग्जाम में आए मैंने आपको वही मार्क कर दिया है मॉड्यूल का क्वेश्चन, लेकिन मार्क कर दिया कि देखो ये क्वेश्चन इस एग्जाम में है। फिर क्या किया, अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे दिख गए जो मॉड्यूल में नहीं है तो उनको अलग से ऐड कर दिया कि देखो ये क्वेश्चन और कर लेना, क्योंकि ये क्या है, अपन ये सेग्रीगेट करना भी एक बहुत जरूरी है। आज कैसा है कि अगर हम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन करते जाएं तो क्या होगा, हमारा टाइम बहुत खा जाएगा। जैसे भी मॉड्यूल के सम, फिर स्कैनर के सम, फिर पास्ट एग्जामिनेशन अपना आरटीपी के सम, तो उन सब सम में आप करने जाओगे तो क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाते हैं। उसके बजाय आपको पता है कि जो मॉड्यूल लिया है अपन ने, उसमें ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का है जो एग्जाम में 2 बार आ गया है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मॉड्यूल का है जो एग्जाम में 3 बार आ गया है, तो वहां मैंने मेंशन कर दिया कि ये क्वेश्चन 3 बार आया है, ये क्वेश्चन 3 बार आया है। तो आपको क्या हो गया, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने क्वेश्चन में, और जो क्वेश्चन नया है उसको अलग से ऐड कर दिया, सो दैट हमारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हाँ, एग्जाम का क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस, कि एग्जाम के क्वेश्चन एक बार और हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या, जैसे सीएफएस में है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में है या बिजनेस कॉम्बिनेशन में है, क्वेश्चन जो है बहुत सारे दिए मॉड्यूल में, अराउंड 100 क्वेश्चन, जैसे सीएफएस में तो 188 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन सब क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन अराउंड 20-30 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 20-30 क्वेश्चन जो है वो अपन अच्छे से एक बार अपना कर लिए, तो जो एग्जाम वाले समय वो ऑटोमेटिक हमारे कवर हो गए। तो एग्जाम के क्वेश्चन इनडायरेक्टली कवर कर दिए, और मेंशन भी कर दिया है कि ये वाला इस एग्जाम में आया है, ये वाला इस एग्जाम में आया है, ठीक है। अब ये इंडेक्स है, देखो आप, जिसके अंदर सारा का सारा मैंने क्या किया है, लिस्ट ऑफ इंडेक्स बना के दिए हैं, उनको याद कैसे रखना है उसकी भी एक टेक्निक बना के दी है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, अपन जब इंडेक्स करना चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको याद होना हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अपने तरफ से बना के अपन ने दे दिया है। अब इसमें जो है आपके एफआर के अंदर उन्होंने 2 टाइप के इंडेक्स बांटे हैं। एक ऐसे इंडेक्स हैं जो इंडेक्स चैप्टर की जैसे है, जैसे सीएफएस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट, ये जो चैप्टर्स हैं ये कैसे हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये चैप्टर जो है इंडेक्स में, उसके लिए इंडेक्स नहीं भी है, लेकिन ये चैप्टर जैसे, मतलब आप बोल सकते हो ये इंडेक्स नहीं है, ये चैप्टर्स है। जैसे पहले ओल्ड सिलेबस में होते थे अमालगमेशन, तो AS14 होता था, बट वो AS नहीं था, वो चैप्टर था। लेकिन वही AS2 होता था, वो प्रॉपर इंडेक्स AS हुआ करता था। वैसे यहाँ पर भी इंडेक्स है, तो जो थ्योरिकल इंडेक्स है और प्रैक्टिकल इंडेक्स, उनको मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या बनाए, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक क्या है, सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, और 7 से जो बचे हुए थ्योरिकल इंडेक्स है उनको करना है, बराबर। जैसे सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, कंसोलिडेशन। हाँ, तो ये सीएफएस जो है वो नॉर्मली लोग डिफिकल्ट बोलते हैं, इवन काफ़ी सारे बच्चों को मैंने देखा उसको ऑप्शन में भी छोड़ के जाते हैं, तो उसको हम सबसे पहले करें, वो हमारा पहला चैप्टर है। ये जो सीएफएस है
ये इंडेस 110, 11, 28, 27 बिजनेस कॉम्बिनेशन अलग चैप्टर इसके लिए, इतने इंडेस को कवर करता है और इसका जो वेटेज है वो अराउंड 15 से 20 मार्क्स का है। जैसे एवरेज मिला के 15 से कम मार्क्स कभी आया नहीं है और कभी कभी 24 मार्क्स तक का भी पूछा है, कि वो एक थ्योरिकल क्वेश्चन भी उसमें ऐड कर देते हैं, बराबर। सो पहला चैप्टर हमको 15 से 20 मार्क्स से देके जाएगा CFS। बिजनेस कॉम्बिनेशन इसी का पार्ट मानता हूँ मैं, इसलिए इसके मार्क्स दोनों के मिला के मैं 20 काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, जो अपन सबसे पहले क्रीम को उठाएंगे, क्योंकि क्या है आज स्टडी भी कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम अपना जो क्रिस्टल टाइम है, मेन टाइम है, वो ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर हमको अराउंड सपोज ऐसा बोलते हैं कि 40% सिलेबस आपके 60-70% मार्क्स को कवर करता है। तो पहले हम वो 40% सिलेबस करेंगे जिसमें हमारे 60-70 मार्क्स पक्के हो जाए, बराबर, और जो आते ही हैं कंपलसरी, ठीक। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन और CFS। फिर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत हल्का चैप्टर है, लेकिन इसमें से भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, ये भी एक छोटा मोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर इंडियाज 101, ये फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, ये तुम्हारे थोड़े से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से भी क्वेश्चन बड़े बड़े पूछे जाते हैं, बराबर। फिर एक चैप्टर और है दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर के थ्रू नहीं अलग से इसमें ऐड कर दिया है, जिसके अंदर इंडियाज 109, 107 एंड 32। वेरी गुड। देखो दिख रहा है क्या इंडेक्स 115 ना, इंडेक्स 115 नहीं, इंडेक्स 109, 102, हाँ 107 एंड 32, बराबर। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये भी हमारा एक टॉपिक है, जो कि अराउंड 20 से 30 मार्क्स तक के आता है। सो 20 से 30 मार्क्स ये हो गया, 20 मार्क्स का CFS बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, तो अराउंड हमारे 40 मार्क्स इधर कवर हो गए। फिर इसके बाद में ये जो छोटे बड़े टॉपिक हैं, जैसे अपना एक ये भी आएगा अपना शेयर बेस्ड पेमेंट, बराबर। तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट वाला जो इंडेक्स है वो भी हमारा अराउंड आप बोल सकते हो 10 मार्क्स का होता है। तो ऐसे हमारे 50 मार्क्स जो हैं वो 2-3 टॉपिक कवर कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पासिंग मार्क्स सिक्योर करेंगे कि हमारे 50-60 मार्क्स की एक श्योरिटी वाले हमको आ जाएं हाथ से लगाना बराबर से, सो दैट हम फ्री हो जाएंगे। बाद में फिर जैसे अभी इंडियाज 115 है, बोले को अच्छा इंडेक्स है, लेकिन उसके 115 के हिसाब से उसमें इतने मार्क्स का वेटेज नहीं है, कभी कभी आता भी अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है। बट ये जो हमने डिस्कस किए स्पेशली 3 टॉपिक, CFS, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर बेस्ड पेमेंट, कौन कौन से? CFS, बिजनेस वो SBP एंड वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों टॉपिक हमारे लिए अराउंड 50 मार्क्स के वेटेज देखे जाते हैं। तो 50 मार्क्स को हम पहले कवर करेंगे, बराबर, क्योंकि करना सब कुछ है, छोड़ना एक भी चीज को नहीं, याद रखना, क्योंकि मैंने जिस चीज को छोड़ा याद रखो एग्जाम में वही आने वाला है। ओके, ठीक है। तो ये सारे सिलेबस में अपन अभी टॉपिक लेते हैं। उससे पहले आपको कलर कॉम्बिनेशन बता दें, इसमें क्या है 4 कलर दिए हैं। जो ब्लैक कलर है वो मेन हेडिंग वगैरह के लिए कलर है, नॉर्मल कलर है। ऑरेंज कलर जो है वो सब हेडिंग के लिए है। रेड कलर जो है वो इंपॉर्टेंट मार्क, जैसे कई बार होता है ना कि अपन पूरा इंडियाज पढ़ रहे हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें दी है, लेकिन मेन जो हेड रेड से हेडलाइन हो रहा है वो मेन पॉइंट है, उन पे आपको मेन पॉइंट पे फोकस करना है। और जो ब्लू कलर है वो नॉर्मल वर्ड्स के लिए है। नॉर्मल वर्ड्स मतलब जो बाकी के कलर हैं जो बने थे ना, हमने यहाँ पे ब्लू को भी रखा है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि ब्लैक को लोग नॉर्मल बनाते हैं, और हमने किसको ब्लैक नॉर्मल बनाए, ब्लू को नॉर्मल बनाए, ठीक है। तो ब्लैक हमारे मेन हेडिंग के लिए है, ऑरेंज जो है वो सब हेडिंग के लिए है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेड हेडिंग से, ठीक है। परफेक्ट। अब सबसे पहला टॉपिक हम हेडिंग बनाएंगे, जो कि सबसे डिफिकल्ट लोगों को लगता है, बट स्टिल हम उसको बेस इसलिए बनाना चाह रहे हैं जिससे हमको एक आइडिया मिल जाए कि हमने जो स्टेप सीखी हैं उनको हम कैसे अप्लाई करें, बराबर। और उस टॉपिक का क्वेश्चन भी मैंडेटरी है, तो वो 100% करेक्ट हो जाए, हमारा पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए, वो चैप्टर हम अभी हेडिंग बनाते हैं। तो अभी आप बनाइए हेडिंग, नेक्स्ट पेज पे आके लिखिए CFS चैप्टर 1 हमारी बुक के अकॉर्डिंग, आगे लिख देंगे
इंडेस, हाँ ऊपर एक लाइन खींच दो जैसे, एक ऊपर भी लाइन खींच दो पूरी, जिससे ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो हमारे अभी आगे काम के लिए नहीं है, वो सब हाउ टू स्टडी का पार्ट। इसमें लिखो इट इंक्लूड इंडेस 110, 111, 28, 27 and India's 103 for business combination. PC लैपटॉप ओके। अभी कैसा है सबका, हमने अभी जो प्लानिंग के पार्ट डिस्कस किए, दिस इज नॉट ओनली फॉर द बर्डिंग पर्पज, दिस इज समथिंग हमको स्टडी कैसे करना है, राइट? तो कैसे वो स्टडी करना है, कैन यू रिपीट वंस अगेन कि हाँ सीए के 2 पार्ट हमने बनाए थे, कौन कौन से? हार्ड वर्क एंड प्लानिंग। परफेक्ट। हार्ड वर्क मींस हार्ड वर्क मतलब कि इफेक्टिव स्टडी 8 to 10 hours in a day is enough for normal student pass at least one group in 3 months, बराबर? फिर सेकंड पार्ट प्लानिंग। प्लानिंग क्या था? कनेक्टिविटी। 2-3 पार्ट में डिवाइड था। सबसे पहले कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्या थी? वही पुराने को लिंक करना। यस, हमारे माइंड को कुछ ना कुछ पुरानी चीजें याद है, और पुरानी चीजें याद ना भी हो तो जो कुछ नया है वो भी अपने माइंड में कुछ ना कुछ अपन सोच सकते हैं। जैसे कि जिसने आज एरोप्लेन बना दिया तो हम उड़ा भी सुनने की सोच सकते हैं, जिसने गाड़ियां बना दी तो हम चलाने की तो सोच ही सकते हैं एटलीस्ट। तो वो जितना पार्ट सोच सकते हैं उतना सोचना है, दैट इज द पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी, राइट? तो कुछ ना कुछ पुरानी चीजें याद रखना है, नहीं याद है तो भी अपने माइंड में सोचना है, कुछ ना कुछ तो याद आएगा। फिर सेकेंड क्या था? 80-20 कॉन्सेप्ट। 80-20 क्या मतलब होता है उसका? 80-20 कॉन्सेप्ट, वही फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छा 100% करना है, उसके बाद 80% ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच चैप्टर आर रिपीटेड। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने अच्छे से कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन बराबर कॉन्सेप्चुअल सीख लिया, तो आप मान लीजिए कि बाकी के सारे क्वेश्चन का 80% भी आपने कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे, उसकी फिक्स स्टेप्स बनाएंगे, 80% कॉमन बनाएंगे, जिससे हमको सारे बाकी क्वेश्चन जो हैं वो 80% से वेरी गुड। फिर थर्ड नोट्स। नोट्स जरूरी है, क्योंकि आज हम जो स्टडी कर रहे हैं उसको फ्यूचर में रिवाइज करना है, तो नोट्स का होना बहुत जरूरी है, बराबर है? अब इन तीनों चीजों को अप्लाई करना है। तो पहले कनेक्टिविटी लगाएंगे। तो अभी इसका कोई आइडिया तो है बेसिक सीएफएस के बारे में, तो आप बताइए बेटा क्या पता है आपको, सीएफएस क्या होता है, क्यों इसको किया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, क्या पर्पज है? क्योंकि आज क्या है, अपन जो चैप्टर सीख रहे हैं ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, तभी हम यहाँ सीख रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम नहीं आएगी तो यहाँ सीखने का मतलब भी नहीं। जैसे अभी मेरा एनएससी में एक सेमिनार था, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पर उनको बोलते हैं कि हर क्वार्टरली हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंस सिस्टम बनाना पड़ता है। तो जो टेक्निक है प्रैक्टिकल में काम आ रही है, इसलिए यहाँ पर दिया है। उनकी तो अराउंड 30 सब्सिडरी कंपनी है, तो 30 का उनको साथ में करना है। यहाँ तो हमको चैन होल्डिंग में 2 या 3 ही आती है मैक्सिमम, उनकी तो 30+ सब्सिडरी है। सो गिव मी द आइडिया। यही थी, मतलब कि जैसे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है, जैसे मतलब कि 50% से ऊपर है तो कंट्रोल ट्रांसफर होने के बाद उसको कंसोलिडेट करना पड़ता है। सब्सिडी, उसकी जितनी सब्सिडी होती है ना उनको कंसोलिडेशन करना पड़ता है। बाकी जो 28% होता है वो जेबी उसमें एसोसिएट्स में आ जाते हैं वो। ओके, और क्या एसोसिएट क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है, मतलब ऐसे या इंडेक्स जो है, ऐसे अभी मैंने 4 इंडेक्स लिखे, 110, 111, 28, 27, इन चारों के अलग अलग नाम है कि एक ही नाम है सीएफएस सबका? नहीं, अलग अलग। क्या क्या नाम है आप बता सकते हो? हाँ, 110 कंसोलिडेशन है, 28 जॉइंट वेंचर शायद, और 27 वो एसोसिएट्स नहीं, सेपरेट फाइनेंस सिस्टम, सेपरेट एसएफएस है, और 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 111 जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशन। तो इन तरह की देखा जाए तो जो कंट्रोल है वो फुल कंट्रोल है तो भी इधर है, इन्फ्लुएंस है तो भी इधर है। जैसे कि हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस?
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो मतलब कि उसका उसमें जो मतलब 50% से लेस है, तो उसमें मतलब कि इन्फ्लुएंस कर रखा है उस पर, कंट्रोल आ जाता है अगर 50% उसका पार्ट टेक ओवर कर लेते हैं ऐसे 51 ऐसे। देखो कंट्रोल मतलब होता है बागडोर हमारे हाथ। हाँ, हम ही उसके राजा हैं, हम ही उसके मालिक हैं और हम ही डिसीजन लेंगे। जैसे कि आज गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, तो मोदी जी जो हैं उनके हाथ में ही सारा कंट्रोल है। या बोल सकते हो कि जो पावर में बैठा है प्राइम मिनिस्टर जो है उसके हाथ में ही सारा कंट्रोल है। लेकिन अगर मोदी साहब का कोई राइट हैंड है या कोई ऐसा बंदा है जिसकी मोदी साहब कोई बात नहीं टालते, या आप बोल सकते हो जो अच्छा काम कर रहा है कंट्री के लिए, जैसे रतन टाटा साहब हैं, अगर कोई बात मोदी साहब को बोलते हैं कि भाई ऐसी चीज़ हमारी कंट्री के भले के लिए रहेगी, आप प्लीज़ करवा दीजिए इसको, या मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, आप इसको मेरे को परमिशन दिलवा दीजिए करने के लिए, तो रतन टाटा साहब को मना नहीं करेंगे। लेकिन वो हम बोले तो सकता मना कर दे, तो इसका मतलब मोदी साहब जो हैं वो होल्डिंग कंपनी है, कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन रतन टाटा साहब सब्सिडी तो मतलब जिसको कंट्रोल कर रहे हैं वो सब्सिडी होती है। रतन टाटा साहब के पास भी कंट्रोल है, लेकिन वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब मोदी साहब को बोल सकते हैं, लेकिन करना तो मोदी साहब को है। यानी मोदी साहब के हाथ में क्या है? कंट्रोल। और रतन टाटा साहब के हाथ में क्या है? इन्फ्लुएंस। क्योंकि वो जानते हैं मोदी साहब बात को नहीं टालेंगे, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते। रतन टाटा साहब, मोदी साहब तो खुद ही कर सकते हैं। आज उन्होंने डिसीजन ले लिया ऐसा करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और क्या पता है बेटा आपको इसके बारे में, सीएफएस के बारे में, इसमें कैसे सम आते हैं या क्यों बनाया जाता है सीएफएस? और ये सीएफएस एक बार ही बनता है लाइफ में कि हर साल बनता है? हर साल ही बनता है। हर साल बनता है। और मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी, मतलब 6 मंथ का भी बन सकता है। और क्या बोलते हैं, ये मर्ज करते हैं सब्सिडीज को। और क्या बता सकते हो इंडस्ट्रियल एंड सीएफएस में कैसे करते थे ऐसे कुछ सिस्टम? ऐसे मैं तो स्टेप वाइज था हमारा, तो कोई डेट ऑफ एक्विजिशन से मतलब कि जैसे कब कैपिटल मतलब पुराना वो रिजर्व वगैरह लेके और ऐसे तो ऐसे मतलब कि स्टेप वाइज करती थी मैं। फिर कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाते थे लास्ट में। तो ये जो सीएफएस है ना, ये होता क्या होगा, इसके वर्डिंग क्या होते हैं? मतलब अपन अगर ऐसे समझें तो इस टॉपिक का मतलब क्या है, आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे आज आप देखो तो पहले पुराने सिलेबस में ये AS 21 हुआ करता था, AS 21, 23, 27 ऐसा हुआ करता था। फिर वहाँ पे भी आप कंटिन्यू एग्जाम में मतलब हमेशा आया है ये। यहाँ पे जब CFS में हुआ इंडिया संडे 11, 27, 28, तब भी हमेशा आ रहा है। तो आखिर क्या है इसमें कि इंस्टीट्यूट को इसमें पूछने के लिए खूब जगह मिल रही है। और 15 मार्क्स का पहला जब एग्जाम हुआ था, मैं 18 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। तो इतना ज़्यादा क्या है, क्यों इतने मार्क्स का पूछा जा रहा है? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि अभी क्या है, बिजनेस क्या एक्सपांड करते हैं, मतलब एक्सपांड हो गया है, तो पता है लोग सब्सिडी को मतलब मर्ज करना, और ये मुझे समझा नहीं पा रही मतलब मैं। जैसे कि देखो कैसा है, आज जैसे आपने बोला डेट ऑफ एक्विजिशन पता हो, ये सब चीज़ें कैसी हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को सोचना जरूरी है कि हमको पता रहे कि डेट क्या है, वो क्वेश्चन करने के हिसाब से। लेकिन आज हम सीए कर रहे हैं तो इसका पर्पज क्या है? हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाके कुछ सीखेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में हम वो काम करेंगे। इसलिए हम आज ये सीए करके डिग्री करके अपन अगर कुछ कोई जॉब करना चाहता है तो वो जो बीकॉम करके जॉब करने जाएगा और सीए करके जॉब करने जाएगा तो डेफिनेटली उसको जो रेम्यूनरेशन है वो मेरे ख्याल से 5 टाइम 6 टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिलने का रीजन क्या है? कुछ तो है हमारे सीए में, कुछ तो ऐसा है जिसकी नॉलेज अगर इंक्रीज हो जाए तो वो नॉलेज के वजह से हमारी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ें ऐड करने का पर्पज है कि हमारे सिलेबस को ऐसा बनाया है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। तो आज सीएफएस क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको आज कंट्रोल जो करने का तरीका है लोगों के पास, वो कैसा है कि लोग अब ये नहीं चाहते हैं कि भाई सपोज मेरा कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि हम सर के बिजनेस को पूरा ले लें और सर को बिजनेस बोल दे बोले आपका बिजनेस मेरा हो गया,
अब आप जाओ घर बार छोड़ के। ऐसा सिस्टम नहीं चाहते लोग। लोग क्या चाहते हैं कि आप मेरे को कमा के दो। मैंने आपका बिजनेस है, आपने मेरे बिजनेस को लिया, तो आप ऐसा बिजनेस को लोगे कि मैं आपके लिए कमा के दूं, माने आप मेरा कंट्रोल ले लोगे। कंट्रोल मतलब होता है कि हम एक 50% से ज़्यादा कंट्रोल हमने शेयर का ले लिया तो हमारा वोटिंग राइट हो गया। जैसे आज हमको कोई डिसीजन लेना है, आज मुंबई में सोसाइटी होती है, हम सोसाइटी में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि ऐसा काम हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, वोटिंग होता है, सब लोग अपना हाथ खड़ा करके वोटिंग करते हैं। तो वो वोटिंग का सिस्टम क्या हुआ, हमको ये बता रहे हैं कि भाई कौन इसके लिए रेडी है। तो अगर 50% ज़्यादा लोग रेडी होते हैं तो बोलते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, 50% से कम लोग रेडी होते हैं तो मना कर देते हैं। तो अगर 50% फ्लैट हमारी हो, यानी कि 50% होल्डिंग हमारी हो, 50% से ज़्यादा, क्योंकि एग्जैक्टली 50% तो अपोजिट हो गया तो वो भी हो सकता है, टाई भी हो सकता है। तो अगर एग्जैक्टली 50% से ज़्यादा है हमारे पास, कुछ पार्ट ज़्यादा है, तो हमारा कंट्रोल आ जाएगा। फिर क्या होगा, हमारे रूल चलेंगे, हम बोलेंगे भाई ये होना चाहिए, हाँ भाई ये होना चाहिए। तो ऐसे कंट्रोल लेना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या है, मेरा बिजनेस मैं चला रहा हूँ, आपका बिजनेस आप चला रहे हो, लेकिन मेरे पे आपका कंट्रोल हो गया है बिकॉज ऑफ यू हैव होल्ड मोर देन 50% माई शेयर। और भी तरीके होते हैं कंट्रोल करने के, जैसे भी हमारा डायरेक्टर में मेजोरिटी आ जाए तो वो कंट्रोल करने का तरीका हो गया। इसके अलावा हमने कुछ ऐसा केस बना दिया, ऐसा कोई सिचुएशन बना दिया कि हम हमेशा हमारे डिसीजन चलेंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पर जो डिफरेंट क्वेश्चन समझाते हैं उसमें डिफरेंट तरीके से कंट्रोल का सिस्टम समझाते हैं कि सपोज 25% 3 लोगों के पास, 4 लोगों के पास में है, लेकिन जो 3 लोग हैं वो एकदम क्लोज दोस्त हैं और जो एक है बेचारा वो अलग ही रहता है, तो वो 25% होने के बाद भी उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसकी चलती नहीं है। वो तीनों लोग डिसीजन ले लेते हैं, तीनों ने हाथ खड़े किए, 25-25 वाले 3 तो 75% वोट हो गया, उनका कंट्रोल चला गया। तो बोलने का मतलब क्या है कि कंट्रोल लेने के तरीके कैसे होते हैं। जैसे भी सपोज हमारे मुंबई के, आप बोल सकते हो सबसे चाहते पर्सन श्री बाला साहब ठाकरे जी, तो आज उनका एक सिक्का चलता था। वो कैसा होता था कि भाई आज कोई डिसीजन उन्होंने बोल दिया तो वो एक्सेप्ट हो जाता। तो अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भले वो एक ही डायरेक्टर हो और बाकी की तरफ 10 लोग खड़े हो, उन्होंने बोल दिया भाई ये सही है, ये होना चाहिए, तो वो हो जाता। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक डायरेक्टर है तो भी उनके हाथ में कंट्रोल आ गया है, तो वो भी कंट्रोल लेने का तरीका है। तो कंट्रोल लेके लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप हमको पूरा शेयर लें, अपन पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करें और फिर उस धंधे को बंद करके अपने सिस्टम में चलाएं, वो नहीं चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, तुम धंधा करो लेकिन कमा के हमको दो, तुम धंधा करो लेकिन रूल हमारे चलेंगे। उससे क्या होता है, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है। आज 100% खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमने एक छोटा सा अमाउंट, मतलब 50% ज़्यादा खरीद रखा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। सो जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है वो सारी सब्सिडरी कंपनी बोली जाती है, उन सब कंपनियों को बोला जाता है कि ये हमारे अंडर में है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, यस, तो कंट्रोल हमने कैसे भी कर रखा है तो वो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई हमारा इन्फ्लुएंस है। तो क्या चाहते हैं, ऐसी कंपनियों को जिनको हम कंट्रोल कर रहे हैं उनको कंसोलिडेट करना है। तो इसकी जो वर्डिंग है वो 3 वर्ड बन रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट करो, कंसोलिडेटेड, पूरा लिखो, हाँ, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन करना, मतलब मर्ज करना। परफेक्ट, मर्ज करना। अब मर्ज किसको कर रहे हैं तो उसके नीचे लिखो मर्ज करना या कंबाइन, मर्ज, मर्जर या टुगेदर। अब टुगेदर किसको करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिन कंपनियों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो काम अपना करेंगी लेकिन कंट्रोल हम करेंगे, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट बनेंगे। यानी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके सेपरेट बनेंगे। इसके अलावा जो होल्डिंग कंपनी है यानी कि जो कंट्रोल कर रही है उसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं यहाँ पर, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बनेंगे। तो पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी कंट्रोल जिनको कर रहे हैं उनको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं या एसोसिएट कंपनी बोलते हैं या जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी बोलते हैं। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनेंगे क्योंकि वो दोनों ही कंपनी एग्जिस्टेंस में है।
अगर ये कंपनी को खत्म कर दिया तो वो हमारा अमालगमेशन हो जाता है, जिसको हम इंडिया 103 के हिसाब से कवर करेंगे। लेकिन खत्म नहीं किया तो दोनों ही कंपनियां चल रही हैं, क्योंकि वो दोनों कंपनियां कमाएं और कमा के वो कंट्रोल करने वाले को दें, ऐसा उनका पर्पज होता है। तो उन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सारी कंपनियां हैं उन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारे फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको मिक्स करके एक अकाउंट तैयार किया जाए, उसको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। यानी कि कंसोलिडेट करना है किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कंसोलिडेट करने का मतलब साथ में लाना है, टुगेदर। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वेरी गुड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं सर। अब देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको आते हैं तो कंसोलिडेशन तो बहुत इजी है, क्योंकि ये जो सीएफएस टॉपिक है ना, इतने ज्यादा मार्क्स का क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें इतना डेटा है, इसका इतना डिमांड है मार्केट में, क्योंकि सीएफएस हर साल करना पड़ता है। जैसे आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करोगे तो अगर अपने मर्ज कर लिया फर्म को, यानी कि अपने पूरा कंट्रोल, पूरा उस कंपनी को खत्म कर दिया और हमने पूरा टेक ओवर कर लिया अपने पास, तो ऐसे केस में वो कंपनी को हम एग्जिस्टिंग में ही नहीं ऐसा बोलते हैं, तो एक बार ही करना है। लेकिन कंसोलिडेशन हर बार करना है, क्योंकि कंट्रोल हमारा हमेशा है। हमने सामने वाले को बोल रखा है तू अपना धंधा कर, मैं अपना धंधा करूंगा, मेरे हिसाब से करेगा लेकिन काम तो ही करेगा, और जो कमाएगा उसका जितना परसेंट मेरा होल्डिंग है उतना मैं रखूंगा, बाकी का तुमको मिलेगा। तो ये करना हर साल का काम है, और हर साल जब करना है तो आप सोचो जितने भी लोगों को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं या तो कोई कंपनी किसी और को कंट्रोल कर रही है या किसी के अंडर में काम कर रही है। मतलब जो कंट्रोल हो रही है उसको सब्सिडी कंपनी बोलेंगे, कंट्रोल कर रही है उसको पेरेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट कंपनी बहुत कम है। तो क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि कंट्रोल करने से उनको फ्री हो गए वो, कि भाई हमको कोई टेंशन नहीं है, अभी इनमें इसने कंट्रोल ले रखा है तो नफा नुकसान होगा तो मेजोरिटी इसको होगा, तो हमको अच्छा काम मिलेगा, अच्छा काम होगा हमारा, अपने आप हमको डिसीजन अच्छे मिलेंगे, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको अच्छे से धंधा करना आता है, क्योंकि उन्होंने हम लोग को कंट्रोल कर रखा है। तो आज इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि मैं नर्सरी में जब गया था तो वहाँ पर अराउंड उनके पास 30-40 सब्सिडी कंपनियां हैं, तो हर क्वार्टरली इनको कंसोलिडेट करना पड़ता है। अब वो क्वार्टरली करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली लेंगे, एनुअली करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली लेंगे। तो जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए हैं वैसे ही हमको कंसोलिडेट करना है, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन सबके सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक के क्वार्टरली है, एक के हाफ ईयरली है, एक के एनुअली है, उनको साथ में नहीं ला सकते हैं। क्वार्टरली है तो सबके क्वार्टरली होंगे, हाफ ईयरली तो सबके हाफ ईयरली होंगे। अगर किसी के नहीं है तो जैसा पेरेंट कंपनी का है वैसा हमको करना पड़ेगा। तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अगर वो हमको आ जाए तो सीएफएस तो बहुत आसान है, ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हमको एक अकाउंटिंग सिस्टम बताते हैं, अकाउंट करने के लिए कैसे हम उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें। जैसे आपने बोला ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब होते हैं। इसके अलावा इंडेक्स के अकॉर्डिंग 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं, 5 चीजें। आप जानते हो इंडेक्स के हिसाब से 5 चीजें कौन कौन सी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर? कैश फ्लो भी आता है। हाँ बिल्कुल आता है, कैश फ्लो भी। वेरी गुड। और नॉट टू द अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट भी आता है। वेरी गुड। बैलेंस शीट, पीएनएल, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट अलग नहीं होता है यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट होता है। तो एक और क्या है? चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। हाँ, क्या नाम है? चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट। सो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है, तो इसको एरो बना के लिखो आप नीचे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। सबसे पहले पीएनएल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पीएनएल स्टेटमेंट, फिर नंबर 1 डाल देना इसको, फिर बैलेंस शीट, फिर नोट्स टू अकाउंट, फिर चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट के ऊपर ले लो, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इन पांचों की चीज को कंसोलिडेट करने को आ सकता है।
लेकिन मेनली आता है बैलेंस शीट। तो हमने ये जो कनेक्टिविटी वाला पार्ट है उससे अंदर सीखना क्या है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। जैसे आपने बोला CFS के बात की, तो आपको बोला सर ऐसे करते हैं, ऐसा हमने बना रखा है। वो कैसा हो गया, एक मैकेनिकल सिस्टम हो गया। हमको शॉर्टकट भी जानना मिलो ना, हम पहले लॉन्ग कट जानेंगे, लेकिन वो लॉन्ग कट सारे सब में कॉमन होने वाला है, इसलिए वो शॉर्टकट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CFS का मतलब क्या हुआ, अगेन एक बार बता सकते हो आप? CFS का मतलब जैसे कंट्रोल, कंसोलिडेट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेट मतलब मर्ज करना है किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑफ ऑल सब्सिडरी एंड एसोसिएट जॉइंटली कंट्रोल, उन सबको इकट्ठा करके यहां देना है। आप बोलते हैं क्यों देना है और किसको देना है? तो देना है होल्डिंग कंपनी को, जिसको यहां पर क्या बोला जाता है, पेरेंट कंपनी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंट्रोल कर रही है। इवन वो चाहती भी है ये बताना कि मेरे कितना पावर है भाई, क्योंकि आज जैसे एग्जाम्पल की रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, तो ये नहीं है रिलायंस अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस के साथ में जितने जॉइंट कंट्रोल कंपनी उसने हैं उसके हाथ में, या कंट्रोल कंपनी उसके हाथ में, वो सबको मिला के जब वो देखते हैं तब वो बड़े बनते हैं। तो बेसिकली हमको क्या देखना है कि सामने वाली जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी जो है, वो अपने आप में अकेली नहीं है, उसके साथ में 100 लोग जुड़े हुए हैं। आज बाला साहब ठाकरे जी अपने आप में एक कंपनी थे, अपने आप में एक ऐसे थे कि उन्होंने जो बोल दिया वो इमीडिएटली डिसीजन बन जाता था। तो कैसा है, वो चाहते थे कि हमारा कितना पावर है हम दिखाएं। तो पेरेंट कंपनी को सारी कंपनी सब्सिडी हैं उनको कंसोलिडेट करके, इकट्ठा करके एक नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के रेडी करके देने हैं हर साल। दैट इज नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल नहीं बनेंगे, इंडिविजुअल तो बनेंगे ही, इंडिविजुअल तो इसके अलावा एक्स्ट्रा हमको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाना। ओके, सो कंट्रोल फाइनेंशियल मतलब सिंपल मतलब हो गया कि जो भी कंपनी हमारी कंट्रोल में है उनको सबको इकट्ठा करके एक नई कंपनी बना के रेडी करके देनी है, इज नोन एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। अब क्वेश्चन आया कि कंट्रोल कैसे लेंगे, तो हमने अभी भी सीखा कि या तो हम मोर देन 50% होल्डिंग ले लें, या डायरेक्टर में हमारी मेजॉरिटी हो जाए कि डिसीजन हम ले सके, मतलब डिसीजन हमारे चलने चाहिए। आपको समझना हो तो डिसीजन हमारे चलने चाहिए, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और तरीके हो जाएं कि कोई हमको ऐसा एक पावर दे दिया है कोई पर्टिकुलर चीज़ में कि भाई हम जो बोलेंगे फाइनल डिसीजन वही होगा। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक राइट होता है कि वो जो चाहे किसी पर्टिकुलर चीज़ का डिसीजन लेना या कोई पर्टिकुलर चीज़ लेना, या इवन किसी को फांसी हो गई है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राइट है कि अगर वो चाहे तो उसकी फांसी माफ़ करवा सकता है, तो उसको राइट दिया हुआ है, तो वो कंट्रोल है उसका। तो ऐसा कोई कंट्रोल हमारे बात में है तो भी हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मानना है। लेकिन नॉर्मल सम के लिए ऐसा बोल लेना है कि मोर देन 50% होल्डिंग कर रहे हैं, मोर देन 50%, लोग बोलते हैं 51%, मोर देन 50% होल्डिंग कर रहे हैं, तो हम अपनी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। बराबर, ओके। अब आता है कि जो पेरेंट कंपनी है वो कौन होती है, तो जो कंट्रोल कर रही है उसको पेरेंट कंपनी बोलते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं उसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। इसके साथ में इंडिया 28, 27, 111 के हिसाब से जॉइंटली कंट्रोल एसोसिएशन, एसोसिएट कंपनी, ये सब भी आती हैं, तो उनमें हमारा इन्फ्लुएंस है तो हम उसको वैसे बोलेंगे, उसके लिए एक रूल अलग होते हैं, राइट। तो एक अपन एक प्रॉपर परसेंट का रूल ले लेते हैं कि अगर कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं तो हम कौन माने जाएंगे। जैसे अगर हम मोर देन 50% होल्डिंग कर रहे हैं तो वो सब्सिडी बन जाएगी, हम पेरेंट बन जाएंगे, पूरा कंट्रोल है हमारे पास। लेकिन अगर हम 100% होल्ड कर रहे हैं तो भी हम पेरेंट कंपनी, और कोई नहीं है लेकिन होल्ड कर रहे हैं तो 100% होल्ड कर रहे हैं। लेकिन 100% होल्ड करके हमने सामने वाली कंपनी को खत्म कर दिया, अब हमारा नाम चलेगा, पुरानी कंपनी खत्म, तो इंडियस 103 में चले जाएगा। मतलब वो हमारा हो जाएगा लाइक अमालगमेशन, पुरानी कंपनी खत्म हो चुकी है। लेकिन 100% होल्ड कर रहे हैं बट पुरानी कंपनी एज इट इज चल रही है, तो वो खाली सब्सिडी और पेरेंट कंपनी का रिलेशन है, कंपनी दोनों एग्जिस्टिंग है। बराबर, एग्जिस्टिंग में नहीं होने का मतलब क्या होता है कि वो कंपनी खत्म हो चुकी है। खत्म होने का मतलब वो कंपनी अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। आप बोल सकते हो वो कंपनी अपना कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी, क्योंकि कंपनी नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, अब वो उसके साथ मिल गई है वो बनाएगी, राइट। तो वो इंडियस 103 में कवर होगा। हालांकि इंडियस 103 जो है उसका 50-60% पार्ट हमारा CFS के साथ होने वाला है, और बचा हुआ अराउंड 40% पार्ट हमारा सेपरेट उसके साथ करेंगे अपन, राइट। तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पर कवर हो जाता है, क्योंकि इंडियस 103 क्या बोलता है कि फर्स्ट टाइम जब भी आप कंट्रोल के अकॉर्डिंग लोगे
तो आपको एच पर बिजनेस कॉम्बिनेशन ही उसकी ट्रीटमेंट करनी है। जैसे अपन को गुडविल कैपिटल निकालना है, या अपन को स्टार्टिंग में जो अपन को कंसोलिडेट करना है फर्स्ट डे ऑफ द एक्विजिशन, वो हमको सब एच पर इंडिया 103 करना है, राइट। सो इंडिया 103 की अपन सेपरेट बात कर लेंगे, लेकिन आपको एक बात समझाने के लिए, तो अभी अपना 100% होल्डिंग है तो भी हम होल्डिंग है, 50% ज़्यादा है तो भी हम होल्डिंग, अगर 50% से कम है, 50% या उससे कम है, लेकिन 20% से ज़्यादा है, एसोसिएट कंपनी है। लेकिन अगर हम दो लोग मिलके 50% ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो हम जॉइंटली कंट्रोल। अगर हमारा 20% से भी कम है तो हम कुछ नहीं, खाली इन्वेस्टर है। बट उसमें भी कंडीशन है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। अगर हम 20% होल्ड कर रहे हैं लेकिन हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ही नहीं, हमारी कोई चलती नहीं है, जिसमें एग्जांपल दिया आपको कि 4 दोस्त है, मतलब 4 लोग होल्ड कर रहे हैं 25-25%, उसमें 3 पक्के दोस्त हैं, एक को उन्होंने नालायक बना रखा है, तो ऐसे केस में वो जो बंदा है वो तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है, तो भले उसके पास 25% होल्डिंग है, फ्री वो एसोसिएट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ही नहीं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? मोर देन 20%। ना, वो परसेंट हुआ, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि हम डिसीजन लेने में इंटरफेयर कर सकते हैं। डिसीजन लेने की पावर तो कंट्रोल हो गया, डिसीजन लेने का पावर कंट्रोल हो गया। जैसे मैंने बताया था एग्जांपल में, मोदी साहब के हाथ में कंट्रोल है तो वो कंट्रोलर है, लेकिन रतन टाटा साहब या अपने मुकेश अंबानी, इनके हाथ में इन्फ्लुएंस है। ये बोल सकते हैं कि साहब देखो हम ऐसा चाहते हैं कि आपकी कंट्री का ऐसा भला हो या हमारी कंट्री का ऐसा भला हो, उसके लिए आप ऐसा डिसीजन ले लो, ऐसा करने के बाद ऐसा कर दो, तो वो कर देंगे, तो उसको इन्फ्लुएंस बोलेंगे, बरोबर है। सो इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल में फर्क हुआ। तो इन्फ्लुएंस के लिए एसोसिएट को इन्फ्लुएंस बोला जाता है, एसोसिएट को इन्फ्लुएंस। तो अगर हमारे पास 20% है, उससे ज्यादा होल्डिंग है तो हमारा इन्फ्लुएंस है, लेकिन 20% से कम होल्डिंग है तो हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। उसमें भी कंडीशन है कि इन्फ्लुएंस है कि नहीं प्रूव करो। अगर इन्फ्लुएंस नहीं है तो भले 20% से ज्यादा होल्डिंग हो तो भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस नहीं है, तुम एसोसिएट नहीं मानेंगे, लेकिन 20% से कम है लेकिन फिर भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस है तो आपको माना जाएगा। क्योंकि इंडिया जो सिस्टम है ना, वो क्या बताता है कि आपका इंटेंशन क्या है। दे आर नॉट बिलीविंग ऑन द वर्ड ओनली, तुम्हें 20% होल्डिंग होगा इन्फ्लुएंस आ गया, अरे तुम्हारे कोई औकात ही नहीं है 20% लेने के बाद भी, तो तुम कोई मतलब के आदमी नहीं, हम नहीं मानेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। लेकिन आपने 15% लिया बट फिर भी आपकी चल रही है, तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ओके, वेरी गुड। तो 20% से नॉर्मली कम है तो हम इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वो उसके हिसाब से माना जाएगा। अब आता है कि एग्जाम में सम किस टाइप के आते हैं। तो आपके इस चैप्टर के अंदर 80% तो कॉमन है, हर क्वेश्चन में आता है, लेकिन जो 20% अलग है ना, उसके लिए अराउंड 15 टाइप के क्वेश्चन बनाए। वो 15 डिफरेंट वैरायटी है, लेकिन उन सब 15 के अंदर 80% कॉमन है। उस 80% कॉमन में भी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन तो इसमें अराउंड 188 है, या आप बोल सकते हो 200 है अराउंड। तो 200 के 200 क्वेश्चन में खाली 15% अलग है, मतलब 15 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग है, अदर बाकी के सब क्वेश्चन एक जैसे। माने 80% कॉमन नहीं बल्कि 90% कॉमन है, कई तो 95% कॉमन है, कई जगह 98% कॉमन है। माने पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में 98% सिमिलरिटी। तो इसका मतलब 15 टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम है, उनको हम क्या लिखेंगे, चैप्टर कवर अंडर दिस टॉपिक। ऐसे डिफरेंट, जैसे क्या होता है पूरे टॉपिक में क्या क्या होता है इधर ही पता चल जाएगा। तो 15 टाइप के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बेसिक टाइप का प्रॉब्लम जो कि मोस्टली एग्जाम में आता है, फिर डिविडेंड दिया हो तो क्या करना है, फिर बोनस दिया हो तो क्या करना है, फिर चेन होल्डिंग हो तो क्या करेंगे, रिवर्स होल्डिंग है तो क्या करेंगे, डिस्पर्सन ऑफ होल्डिंग है तो क्या करेंगे, फर्दर सब्सिक्वेंट होल्डिंग है तो क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसे बनाएंगे, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो कैसे बनाएंगे। तो ये सारी कैटेगरी आती है। उसमें भी हमने डिस्पर्सन होल्डिंग मतलब बेच दी तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो सब इंडिविजुअल पार्ट है। लेकिन हम पहले बेसिक 80% सीखेंगे जो हर सम में कॉमन है, तो अपन बेसिक सम को हेडिंग बनाएंगे, बेसिक टाइप के प्रॉब्लम को हेडिंग बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग कॉमन चलेगा। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम कितने टाइप की है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अराउंड 15 टाइप की प्रॉब्लम, लेकिन सबका पर्पज 80% कॉमन होगा हर समय। ओके, अच्छा, फिर आता है आखिर एग्जाम को में सम कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ कैसी है, नॉलेज के लिए जरूरी है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन एंड में तो हम एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे,
एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ऐसा लगे सम फटाक से सॉल्व हो जाए। तो सम कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए स्टेप बनाते हैं हम लोग, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बराबर। उससे पहले हमने अभी तक जो डिस्कस किया है उसके बारे में हमको एक नोट्स में लिखना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज हम जो सीख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि एग्जाम वाले दिन वो एज इट इज याद रहे, तो नोट्स इंपॉर्टेंट है। अब नोट्स कैसे बनाए जाएंगे, तो मैं नॉर्मली आपको राइट करवाता हूँ, लेकिन अभी मैंने जो कलरफुल बुक बनाई है उसमें वो रेडीमेड लिख के दे दिया है। तो क्लास के अंदर हम लिखेंगे नहीं, रीड करेंगे, लेकिन फेयर बुक में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी अपन बुक का जो सिस्टम है वो कैसे टाइप से बनाई है, उसको कैसे यूज की, वो हमारी टाइम को बचाएगी, आज हमारे क्लास के टाइम को बचाएगी, प्लस हमारे जो बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी जो करना होता है उसमें कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, वो हमको सिस्टम बताएगी। राइट। तो ये जो बातें मैंने सारी बोली हैं वही वहाँ लिखी है सिस्टमेटिक में। जैसे यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत लिखा कि फाइनेंशियल मतलब क्या है, ये सब क्या है, वहाँ पे उसको एक सिस्टमेटिक में लिख के रखा है। एक बार अपन बुक ओपन करते हैं, उससे अपन फिर सीखते हैं। अब देखिए ये बुक अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, कलर का ऑप्शन क्या है, राइट। अब यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट्स यूज की है, तो ये शॉर्टकट का नाम, ये फुल फॉर्म उसका, जैसे अकाउंटिंग का मतलब अपन ACN यूज कर लेंगे, IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग, राइट, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसे ही MCA जो सब जो है ना, तो इन सब का एक मीनिंग जो आपको आगे काम आएगा बेसिकली। तो ये सारी शॉर्टकट्स यहाँ पे बना के रखी है। ठीक है। फिर ये शॉर्टकट ही चल रही है, टर्नओवर मतलब ऐसे लिखा है, क्योंकि ये सब भी अपन यूज कर सकते हैं एग्जाम में भी, अपन इवन ये लिख सकते हैं। एग्जाम में कंडीशन क्या होती है कि आप ऐसा लिख रहे हो तो आपको एक बार फुल फॉर्म लिख देना है। जैसे मैनेजमेंट के लिए आपने MGT लिखा तो आपको MGT एक बार ब्रैकेट में लिख देना है, मैनेजमेंट के ब्रैकेट में MGT, फिर आगे आप मैनेजमेंट को MGT यूज कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप MGT लिखोगे तो नहीं चलेगा, इसलिए इसका कंटेंट के साथ में फुल फॉर्म होना बहुत जरूरी है। ना ये लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सारे, इंडियाज जो है सारे के सारे, तो आप इंडियाज के लिस्ट यूज कर सकते हो, राइट। ये सारी इंडियाज की लिस्ट है। फिर इंडियाज की चैप्टर के हिसाब से लिस्ट बना के दी है, एज पर मॉड्यूल इंडियाज क्या है, इंडेक्स क्या है हमारा, तो मॉड्यूल 1 में क्या है, मॉड्यूल 2 में क्या है, सो दैट आपको मॉड्यूल जो ICI के हैं उनके हिसाब से आपको आइडिया मिल जाए, राइट। फिर कैसे ये इंडियाज को सीखना है, इंडियाज क्या होते हैं उनके बारे में ऐसे ही आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर इंडियाज को याद कैसे रखना है, हाउ टू रिमेंबर इंडियाज, तो फॉलोइंग स्टेप यू कैन फॉलो फॉर द इंडियाज, ऐसा उन्होंने सिस्टम बना के दिया हुआ है कि कैसे उसको अपन याद कर सकते हैं। ये देखो टेक्निक फॉर मेमोराइज द इंडियाज, तो वो टेक्निक एक स्टोरी बना के बनाई है, हालांकि अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहो तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन इन एग्जाम, तो वो हमने एक ऐसी स्टेप बनाई है जो थ्योरिकल क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है, तो वो अपन एक बार पहले प्रैक्टिकल सीख लेते हैं, फिर जब थ्योरी की बात आएगी तो अपन अपने वर्ड्स में लिखेंगे, बराबर। तो थ्योरिकल इंडियाज के लिए आंसर लिखने आ गया। अभी हमारे चैप्टर आ गया CFS, राइट। तो जो CFS के बारे में हमने जो बात की है, क्योंकि वो जो है इंडियाज के आंसर कैसे लिखने उसके बारे में बताया कि हाउ टू राइट एनी इंडियाज आंसर। जो थ्योरिकल होते हैं उनके भी आंसर लिखने के तरीके होते हैं। लोग क्या है, कोई आंसर आ गया तो ऐसे लिख दिया भाई, एक लाइन में लिख दिया, कई लोग कोई थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो एग्जामर सेटिस्फाई रहे वैसा अपन को आंसर लिखना है, बराबर। तो वो वहाँ पे अपन जब थ्योरिकल इंडियाज सीखेंगे तो अपन बात करेंगे। जैसे इंडियाज 115 बता रहे थे, 116, तो ऐसे इंडिया से वहाँ पे अपन उनको फॉलो करेंगे, वो 3 स्टेप पर। ओके, चलो नाउ कंट्रोल फैंसी स्टेटमेंट जो अपन अभी तक डिस्कस किया है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार आप रीड करोगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले इसमें कितने चैप्टर दिए हैं, देखो आप देखो टोटल 7 यूनिट्स, हाँ, उसमें से 97 क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चन है हाँ 23 फर्स्ट यूनिट में, फिर 12 22 22 हाँ 14 and 3 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं जो कि बाद में मॉड्यूल में ऐड किए हैं, या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से, राइट। ओके 8 एग्जाम 8 क्वेश्चंस है और 9 RTPs 9 क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन अभी एक और ऐड हो गया होने को, तो 9 एग्जाम हो गए हैं और 10 RTP हो गई है, राइट। फिर इंडेक्स 110 CFS, इंडेक्स 11 जॉइंट अरेंजमेंट एंड जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर, तो ये अपना जॉइंट अरेंजमेंट है, जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर, ऐसे 2 इंडियन लेवल में आते हैं, बराबर। सो आगे इंडेक्स 28 एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, इंडेक्स 27 सेपरेट फाइनेंशियल
परफेक्ट। तो ऐसे हमारे 4 इंडेस हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में है। नाउ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग अंडर दिस चैप्टर, इक्विटी मेथड एंड एसएफएस मेथड। हाँ, ये देखो इक्विटी मेथड ही हम यूज करने वाले हैं, जहाँ पर हम कितना परसेंट होल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से कंसोलिडेट करेंगे। बाकी जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड है वो कैसा है कि ये हमारे इंडिया 27 के हिसाब से सेपरेट डिस्कस करेंगे, राइट? वो सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। Equity method, in full CFS we will using equity method, and SFS valued at fair value and valued at cost, तो 2 मेथड है। वो अपन 2 मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए इंडेस 105 भी यूज किया जाता है कि कैसे हमको वैल्यू करना है, और एक इंडेस 109 भी यूज किया जाता है। तो फेयर वैल्यू मतलब इंडेस 109 हो गया, जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, और ये जो है इंडेस 105 हो गया जो कि नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर द सेल, बराबर। तो उसके हिसाब से इनकी वैल्यू की जाएगी। यहाँ पे भी कवर होंगे इंडेस 109 में भी और 105 में भी, और यहाँ पे भी कवर करेंगे। जो कनेक्टिविटी अपन सीख रहे थे ना, वो कनेक्टिविटी ऐसी है कि ये यहाँ पे भी काम आएंगे, उधर भी काम आएंगे। आगे CFS मतलब इंडेस 110, 111 एंड 28, 27। मीनिंग ऑफ CFS इज अ कंसोलिडेशन। ये जो है ना वो हेडर फुटर है, ये जो है हेडर फुटर है, तो ये आप इसको मत रीड करना, राइट? मीनिंग ऑफ CFS, मीनिंग ऑफ CFS इज अ कंसोलिडेशन, दैट इज मर्जर। Financial it's include financial statement, that is balance sheet, P&L, cash flow, change in equity statement and not to account। परफेक्ट। तो अपने वो लिखे थे ना, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको किसको करना है? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है। कंसोलिडेशन का मतलब क्या हुआ? मर्जर करना, साथ में लाना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्या हुआ? दी जाता 5 आइटम्स, राइट? आगे पेरेंट कंपनी, जैसे कि पी लिमिटेड एक कंपनी है, हु ऑब्टेन कंट्रोल इज एक्वायर कंपनी एंड परचेसिंग कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। इफ एनी एंटिटी, ये इसके निकनेम है, माने इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं? पेरेंट, एक्वायरर एंड होल्डिंग का। If any entity takes obtain control of any other entity, then it's parent company. Need to prepare financial CFS for group in addition to individual financial। परफेक्ट। कौन बनाएगा? पेरेंट कंपनी बनाएगा, एडिशनल टू देयर इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। माने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सबको बनाने हैं, उनको तो किसी को छूट नहीं है, बट CFS एक्स्ट्रा बनाना है। गुड। आगे सब्सिडी कंपनी, जैसे कि एस लिमिटेड, एक्वायरी कंपनी टू होम कंट्रोल इज ऑब्टेन्ड, CFS इज रिक्वायर्ड ईजीयर। परफेक्ट। अब ये कैसा है, आगे से अपन पेरेंट कंपनी को पी लिमिटेड बड़ी यूज कर सकते हैं, सब्सिडी कंपनी को एस लिमिटेड बड़ी यूज कर सकते हैं। से एस फॉर सब्सिडी, पी फॉर पेरेंट, राइट? आगे सम एक्सेप्शन व्हेन CFS कैन बी एग्जेम्प्टेड फॉर पेरेंट कंपनी। हाँ, ये कैसा है कि कोई ऐसी एंटिटी हो सकती है जो एग्जेम्प्ट हो सकती है, हाँ एग्जेम्प्ट हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कंपनी जो है होल्ड कर रही है बी के शेयर, बी जो है वो होल्ड कर रही है सी के शेयर, तो चैन होल्डिंग का केस हो गया। तो ऐसे केस में ए को तो कंपलसरी बनाना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन जो बी है उसको भी बनानी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, मतलब कि उसके ऊपर कि बी ना क्यों नहीं, अब अगर इनके अंदर बुक्स बी पहुंच जाए अपन, तो बी के यहाँ पर सी को होल्ड कर रहा है, तो बी के यहाँ भी अकाउंट बनने चाहिए फाइनेंशियल। तो ए बनाएगा अपने यहाँ पर बी को और सी को साथ में लेके, बी बनाएगा अपने यहाँ पर बी और सी को साथ में लेके। लेकिन हम किसकी बुक में पास कर रहे हैं हमारे पर डिपेंड करेगा। अगर हम इन द बुक्स ऑफ ए हैं तो हम एक ही बनाएंगे, बी अपने यहाँ बनाते रहेंगे, हमको क्या करना, हम तो एक यहाँ काम करने गए, राइट? लेकिन अगर इन द बुक्स ऑफ बी है तो बी के बनाएंगे, उससे हमको ए को लेना नहीं, बी के शेयर कौन होल्ड कर रहा है, हमको क्या करना, हम बी के यहाँ बनाएंगे। लेकिन अगर इनका कोई इंटरकनेक्शन है तो ए बना के दे ही रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बी को जो है वो एग्जम्पशन मिल सकती है। बी बोल सकता है कि सर वो ए जो है मेरे साथ में ले रहा है तो आप मेरा मत बनाओ, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है देखो जरा, जैसे एग्जांपल रीड करो। हाँ, ए लिमिटेड जैसे 80% होल्ड कर रखा है बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड में 70% सी लिमिटेड में। वेरी गुड। इट इज अलाउड टू बी एक्सेप्टेड ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वेरी गुड। जैसे कि पेरेंट कंपनी शुड हैव अ सब्सिडी ऑफ अदर पेरेंट कंपनी, जैसे कि होली ऑन एंड पार्टली पेड, नो वन शुड हैव ऑब्जेक्शन, किसी को ऑब्जेक्शन मतलब कोई ऐसे बोलेगा नहीं भाई हमको तो बनाने पड़ेंगे, तो बनाने पड़ेंगे तो बनाओ भाई। मतलब यहाँ पर एनोनिमस चाहिए हमको, ये नहीं है कि 50% ज़्यादा लोगों ने बोल दिया, एनोनिमस एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, मत बनाओ, मतलब बी को छुट्टी दे दी, राइट? The share of such company should not trade in public market and should not be in process of the same। ठीक है, company should have presented its SFS।
परफेक्ट। तो ये कंडीशन अगर है तो एग्जाम्शन भी मिलती है CFS नहीं बनाने से। लेकिन किसको मिलेगी एग्जाम्शन? अभी इस एग्जाम्पल के हिसाब से हाँ, बी लिमिटेड। लेकिन हम किसकी बुक में हैं उसके हिसाब से हम देखने जाएंगे तो हमको तो खाली ए के बारे में सोचना है, क्योंकि हम इन द बुक्स ऑफ ए हैं, चेन होल्डिंग बन जाएगी जब। लेकिन बी के यहाँ पे अगर पहुँच गए तो बी के यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ए ने बना दिए हैं और बी के किसी भी शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि इसको एग्जाम्शन मिल सकती है। हाउ टू गेट कंट्रोल। If we have a power to take decision of other entity, then we are controller. समझा? माने हमको ये नहीं सोचना है कि मोर देन 50% ही होना चाहिए, लेकिन आपको ये समझना है कि हमारे हाथ में कंट्रोल है तो हम डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन ले सकते हैं तो हमारे हाथ में कंट्रोल है। लेकिन फिर भी कैसे लाया जाएगा कंट्रोल, वो उसमें आगे बता। ठीक है। सिम्टम्स फॉर कंट्रोल। If we hold more than 50% voting rights, if we have a power to appoint or remove director from board, and we have a potential voting rights which can be exercised during any time during current financial year. Excellent. बराबर है। ये अगर है तो हमारे पास सिम्टम्स हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये सिम्टम्स हैं, इनके बाद भी कंट्रोल है कि नहीं पता नहीं है। सिम्टम्स क्यों वर्ड यूज करते हैं? क्योंकि कई कंडीशन ऐसी हो जाती है, जैसे कि मोर देन 50% हमारे पास होल्डिंग है, लेकिन हमारे में डायरेक्टरशिप में एक बाला साहब ठाकरे जी है, तो भले तुम्हारे पास 50% ज़्यादा होल्डिंग है, डिसीजन बोलेंगे, जैसे कि इसमें तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो सिम्टम्स है ये कंट्रोल करने के, लेकिन कंट्रोल है, हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ही हम कंट्रोलर माने जाएंगे, तो ही हम पेरेंट कंपनी माने जाएंगे। ठीक है, आगे। वोटिंग राइट्स इफ होल्डिंग इज जैसे कि मोर देन 50% टिल 100% इंडेक्स 110। मतलब अपन को अभी हर का परसेंट के हिसाब से कितना अपन कौन से में कवर करेंगे उसके बारे में बताएं। हाँ। तो 50% ज़्यादा है और 100% तक है तो भी हम 110 में आएंगे। If we hold 50% or less than that, but not less than 20% or more, significant influence. लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो फिर बगैन वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो अपन नहीं मानेंगे उसको, वो कंट्रोल नहीं मानेंगे। मतलब वो अपन समझेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो हम एसोसिएट भी नहीं है। जॉइंट अरेंजमेंट में 2 टाइप्स, जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट ऑपरेशन के लिए 111 यूज होता है इंडियस, और जॉइंट वेंचर जो है वो ये जो इंडियस 28 है उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का इंडेक्स 28 एंड इफ होल्ड लेस देन 20% तो एज इन्वेस्टर। परफेक्ट, ओके। सो ये हमारा होल्डिंग परसेंट का केस हो गया, क्लियर? देन बेसिक प्रॉब्लम्स विदाउट एनसीआई दैट इज 100% होल्डिंग। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, ये हमारा हेडिंग है। ये कैसा है, अपन ने इसको हाईलाइट कर रखा है ना, तो ये इंटीमेट कर रहा है कि हम ये मेजर होल्डिंग है, राइट? लेकिन ये जो है वो हेडर फिगर जो लिखा है वो, बाकी ये हेडिंग है हमारी, राइट? सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कवर अंडर दिस। तो मैंने आपको बताया ना अराउंड 15 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो 15 टाइप के प्रॉब्लम का पर्पज क्या है कि हमको ये जानना है कि किस टाइप से वो 20% अलग हो सकता है, राइट? यस। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में मतलब ये 20% हमारे अलग हो सकते हैं, बाकी 80% तो सब में कॉमन रहने वाला है। अब ये करने से क्या होगा, हमको पूरे सिलेबस का आइडिया मिल गया कि आखिर क्या आने वाला है। और अभी तक अपन खाली वो कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जो प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट है ना कनेक्टिविटी, कि हमको ये पता चले कि हम जो कर रहे हैं ना उसका प्रैक्टिकल में क्या यूज है, किस टाइप से कंट्रोल लिया जाता है। अब ये कंट्रोल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन इसके ऊपर ही है। वो आपको बताएंगे कि बताओ कंट्रोल है कि नहीं। तो हमको समझना है डिसीजन हमारा चल रहा है मतलब कंट्रोल है, डिसीजन हमारा नहीं चल रहा है तो भले हमने 50% होल्ड कर रखा तो भी कंट्रोल नहीं है। 20% से ज्यादा होल्ड है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, हम लोग एसोसिएट नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, भले 20% से कम होल्डिंग है तो भी चलेगा। इसलिए वो सिम्टम्स हैं खाली बताने के। तो इन सब के ऊपर अराउंड 15-20 क्वेश्चन हमको दिख जाएंगे जो इनके ऊपर रहेंगे, बराबर। लेकिन एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल एक बार करेंगे तो सारे क्वेश्चन हमने लिखे था स्टार्टिंग 188 क्वेश्चन राउंड है, तो करेंगे तो हम सारे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी आप नोटिस करो कि काफी सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं, काफी सारे रेड पेन से लिखे हुए हैं। तो जो रेड पेन से लिखे हैं वो एग्जाम में मेजर आते हैं, ब्लू पेन से लिखे हैं वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में मेजर आने वाले रेड पेन से। याद है स्टार्टिंग में आपको 4 हेडिंग बताए थे। ब्लैक जो है वो मेन हेडिंग के लिए होता है, रेड हाँ ब्लू नॉर्मल, और रेड जो है वो क्या है इम्पोर्टेंट के लिए, और ऑरेंज जो है वो सब हेडिंग के लिए। हाँ बेसिक प्रॉब्लम विदाउट एनसीआई दैट इज 100% होल्डिंग एंड NCI is also given. What is NCI?
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट? सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब एनसीआई का मतलब जो एनसीआई नहीं दिया है, होल्ड कर रखा, तो एनसीआई का कैलकुलेशन नहीं है बेसिकली। तो एनसीआई कैलकुलेशन तो हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। तो ऐसे टाइम के मतलब सबको सिखाया कि भाई एनसीआई है तो भी, नहीं है तो भी, कैसे क्या करना है, एनसीआई को वैल्यू फेयर वैल्यू मेजरमेंट करना है तो कैसे करना है, प्रोपोर्शनल वैल्यू मेजर करना है तो कैसे करना है, वो सब बात है। फिर सेकंड नंबर, when NCI is also given, NCI valued at proportionate system and NCI valued at fair value system। अभी दोनों के लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। प्रोपोर्शनल वैल्यू मतलब हमको डायरेक्ट हमारा नेटवर्क जितना है उतना ही ले लेंगे, राइट? और फेयर वैल्यू मेजर मतलब उसके लिए फेयर वैल्यू मेजरमेंट सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो फेयर वैल्यू मेजर है, तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी आ सकता है, लेकिन फेयर वैल्यू मेजरमेंट कब आएगा? जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा। When dividend is also given, डिविडेंड क्यों दिया है कि अब इसमें डिफरेंट आपको केस पता चलेगा। जैसे इसका मेन अभी पॉइंट आएगा ना, वो आपको समझेगा कि इसमें जो हार्ड है इसका वो क्या है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो डिविडेंड जो क्वेश्चन है वो हार्ड के ऊपर ही बन जाता है, राइट? तो बताएंगे अभी आपको आगे। चेन होल्डिंग, consolidated P&L account and consolidated cash flow statement, all financial statement together, consolidated balance sheet, consolidated P&L account, cash flow statement, consolidated statement of change of equity। परफेक्ट। माने ये ऑल टुगेदर भी आ सकते हैं, एक सम दिया है ऐसा। हालांकि वो समय एग्जाम में नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर सारे स्टेटमेंट अपन कंसोलिडेट बनाने लग जाए तो क्वेश्चन जो है वो अराउंड आप देखोगे तो 8 पेज का क्वेश्चन है और सोल्यूशन उसका अराउंड 12 पेज का है, 12-15 पेज का। तो हाँ, तो वो जो क्वेश्चन है वो क्या इंटीमेट कर रहा है कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, उसका खाली एक पार्ट आ सकता है, बट हम सीखने के लिए उसको कर सकते हैं, राइट? आगे आ जाओ। फिर पांचवा कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट, राइट? ये पांचों स्टेटमेंट टुगेदर भी आ सकते हैं। फिर है सब्सिक्वेंट होल्डिंग एंड होल्डिंग्स ऑन डिफरेंट डेट्स। हाँ, माने डिफरेंट डेट पे होल्ड कर रहे हैं। पहले हमने सपोज 50% ले लिया, फिर और ले लिया, फिर ऐसे कर लिया, राइट? एंड डिसबर्समेंट ऑफ होल्डिंग एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, हमने बेच दिया हर डे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमने ले लिया है लेकिन अभी बेच दिया। अब उसमें हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। जैसे आपको बता दो एसबीआई के पास, एसबीआई के गवर्नमेंट के पास 61% होल्डिंग थी पहले, लेकिन जब पी चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम उन्होंने 10% होल्डिंग बेच दी, पब्लिक को दे दी। तो वो जो 10% होल्डिंग बेच दी तो उसके क्या हुआ, अभी भी हमारा कंट्रोल तो है, लेकिन वो 10% होल्डिंग बेच दी तो लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है। लेकिन अब कैसा है, 51% होल्डिंग आ गई। अब थोड़ा बहुत बेचे तो चल जाएगा, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा बेचिए तो हमारा गवर्नमेंट नहीं बैंक रहेगा, एसबीआई फिर गवर्नमेंट नहीं रहेगा, राइट? एसबीआई भी फिर इसमें आ जाएगा, प्राइवेट में आ जाएगा। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज इंडस एएस इंडस 8 एंड इन केस ऑफ लॉस नेटवर्थ एंड डेट इज नेगेटिव नेटवर्थ, जॉइंट अरेंजमेंट इंडस 111 एंड जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर। जॉइंट अरेंजमेंट के अंदर दो होते हैं, जॉइंट ऑपरेशन एंड जॉइंट वेंचर इंडस 28, डिफरेंस बिटवीन इंडस एंड एएस। ये क्या है, ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। अभी पहले बहुत काम की चीज़ हुआ करती थी, बट फिर भी कई लोगों, जैसे भी आज काफ़ी सारे पुराने सीए हैं जिन्होंने एएस के हिसाब से सीए कर रखा है। नाउ दे वांट टू नो कि यार हम इंडियस में अगर चाहते हैं तो एएस तो हमको आता है यूज करना, लेकिन इंडियस में कैसे यूज करेंगे, तो उनके लिए डिफरेंसेस बना के दिया है, सो दैट उनको आइडिया मिल जाए कि पहले ऐसा होता था अब ऐसा करना है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडस 110 वर्सेस AS 21, इंडस 111 वर्सेस AS 27, इंडस 28 वर्सेस AS 23, इंडस 27 वर्सेस नो AS। बराबर, पहले कोई एएस नहीं होता था सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, अभी आया है। कार्वे आउट्स इन इंडस 28 फ्रॉम IAS 28 एंड IFRS 11। वो जस्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। क्या होता है कार्व आउट, क्या होता है, ये जो सिस्टम है कि हमने इंडियस को जो लिया है वो IFRS बेस पे लिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बेस पर हमने इंडियस को बनाया है। तो नॉर्मली इंडियस जो हैं वो सेम IFRS के जैसे ही हैं, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं उठाई हैं। जैसे कि आज आप यूएस में या लंदन में देखोगे तो वहाँ पर जो कोट पहनना या आप बोल सकते हो गर्म कपड़े पहनना मैंडेटरी है, नेसेसिटी है। हमारे यहाँ पे उसको एज अ मतलब प्रोफेशनल लुक के हिसाब से पहनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, कि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि इतना ठंडा वाला टेम्परेचर है। तो ऐसे केस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट वहाँ का अलग है, तो उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
समझ लो। हालांकि हमारे यहाँ पर जब एयर कंडीशन होता है तो हम सब जगह सेम हो जाता है। एयर कंडीशन में तो फिर लंदन में बैठे हो तो भी एयर कंडीशन का सेम वेदर होगा, और मुंबई में इंडिया में बैठे हैं तो भी सेम वेदर होगा। तो उसके हिसाब से कुछ ऐसा है जो पॉसिबल नहीं हो रहा है उनको मैच करना, तो उनको उन्होंने कार्बन कार्ब आउट बोल के बना दिया कि ये चीज़ें जो है एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। वो भी हमारे एग्जाम के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जब स्टार्टिंग में इंडिया से आए थे तब यूज होते थे, अभी तो नया सिलेबस भी अभी अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी उसका कब आएगा क्या नहीं आएगा उसका कुछ पता से नहीं है, राइट। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बस अब यहाँ तक अपन पहुँच गए थे। ये जो अभी मैंने नोट्स बनाए ये सब अपन नॉर्मली लिखते हैं क्लास में, लेकिन हमने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। तो इसका जो पर्पस था वो कनेक्टिविटी का था। हमको एक चैप्टर के बारे में आइडिया मिलना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं उसका यूज क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या हम प्रैक्टिकल लाइफ में सीए बनने के बाद इसको यूज करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये सारा कनेक्टिविटी। अब हम वो 80% पार्ट सीखने जा रहे हैं, जो 80% पार्ट हर क्वेश्चन में कॉमन होने वाला है। तो 80% पार्ट कॉमन से मतलब कैसा है, जो हर समय सेम रहे, तो उसको हम हेडिंग बोलते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इस हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम में हमको एक चीज नोटिस करनी है। अब एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाओ, क्योंकि ये जो चीज है ना वो कैसी है, हर सब में 80% कॉमन होने वाली है। अभी तक हम कर रहे थे उस चैप्टर के बारे में हुलिया जान रहे थे, वो चैप्टर आखिर क्या बोलना चाहता है, क्या है। अब बाकी के सारे चैप्टर के लिए, इस सब क्वेश्चन के लिए जो कॉमन चीजें हैं जो एग्जाम में हमको यूज करनी है उसके बारे में। तो देखो कैसा होता है, हर चैप्टर में ना कुछ एक मेन पॉइंट होता है जिसपे वो सारा चैप्टर घूमता है। इवन अपन जब कहीं घूमने जाते हैं कोई पर्टिकुलर जगह, नेचुरल जगह पे, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कैसा होता है, कुछ एक स्पेसिफिक होता है। जैसे आप केरला साइड जाओगे तो वहाँ पे एलिफेंट के लिए स्पेशली कोई वो होता है, तो बोलते हैं ना अपन सफारी जाते हैं तो एलिफेंट सफारी बोलते हैं। वही आप कहीं इधर पर्टिकुलर जगह पे जाओगे तो वहाँ पे टाइगर की ज़्यादा लोग दिखते हैं, या फिर कहीं कुछ और डिफरेंट एडवेंचर्स में अलग अलग चीज़ की होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका मोटिव होता है, तो सारी चीज़ें उसी पे फोकस रखते हैं। ऐसे ही हर चैप्टर में कुछ स्पेशल होता है, वो सारी चीज़ें उसी पर फोकस करती हैं। वो स्पेशल क्या है, तो यहाँ पर वो स्पेशल है कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे उन सब कैलकुलेशन में, जो अपने डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखे, अराउंड 15-16 टाइप के प्रॉब्लम, उन सब प्रॉब्लम में एक ही प्रॉब्लम कॉमन है। इन सारी प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम कॉमन है, वो है हमको जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम बने ना, वो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम बने। वो प्रॉब्लम क्या है, प्री एंड पोस्ट नेटवर्क। क्या है वो प्रॉब्लम, प्री एंड पोस्ट नेटवर्क। माने पूरा सीएफएस में आपको वो 90% जगह इसी चीज में घुमाएगा कि ये प्री नेटवर्क है या ये पोस्ट नेटवर्क। अब व्हाट इज प्री नेटवर्क, व्हाट इज पोस्ट नेटवर्क, तो इसका भी एक सिंपल वर्ड में आंसर है। तो प्री एंड पोस्ट हमारा सारा का सारा सिस्टम बना हुआ है। ये प्री पोस्ट क्या होता है पता है? हाँ, डेट ऑफ एक्विजिशन पर जो प्रिपेयर करते हो प्री, उसके बाद का पोस्ट। वेरी गुड। उसके बाद का कब तक? जब तक मतलब कि जैसे कि बैलेंस शीट जैसे ही मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन जैसे अगर 30 सितंबर का है तो वो जब 31 मार्च एंड हो जाएगा उसका। 31 सितंबर में 31 मार्च एंड हो जाएगा, मतलब कैसे? जैसे कि जैसे अगर 30 सितंबर को डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब अपन वो एक्वायर जो है 30 सितंबर को किया है। हाँ हाँ ओके। उसके बाद अपन को जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है वो 31 मार्च तक की, मतलब 9 महीने की, 9 मंथ्स ओके, मतलब सितंबर से लेके नेक्स्ट मार्च तक पोस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, उससे सितंबर से पहले तक का प्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ। और एकदम सिंपल वर्ड में बोलें तो प्री एक्विजिशन नेटवर्क का मतलब है नेटवर्क टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या है मतलब? टिल एक्विजिशन, नेटवर्क टिल टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। एंड पोस्ट का मतलब है नेटवर्थ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन। क्या मतलब हुआ प्री का मतलब? प्री का डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले, मतलब टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, टिल नेटवर्थ टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। एंड पोस्ट का मतलब क्या हुआ? डेट ऑफ एक्विजिशन से टिल कंसोलिडेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन इज नोन एज पोस्ट एक्विजिशन। बराबर। अब क्वेश्चन
ये नेटवर्थ क्या होती है, फिर प्री प्रो में क्यों बांटा वो बातेंगे, क्योंकि अपन को ये जो मैंने बताया ना कि हम 80% चीजें डिटेल में सीखेंगे, सो दैट हम एग्जाम में हमको अगर घुमाना चाहे तो घुमा ना पाए। तो नेटवर्थ क्या है वो पहले बताओ, व्हाट इज नेटवर्थ? हाँ, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड डिविडेंड्स तो लेस करते हैं। एक्चुअली ये सब इंटीमेट करता है कि देखो आप लोगों ने मेहनत बहुत की है भाई, ये तो मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मेहनत में क्या हो गया है कि आपको उन्होंने वो बॉन्ड जैसा बना दिया है। मतलब जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है कि माइंड में आए कि ऐसा ही होना चाहिए, वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम नहीं बैठा पाए। आज अगर हम किसी चीज के बारे में लॉजिक जाने, जैसे नेटवर्थ, आई नेटवर्थ हर किसी की होती है, अपन प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी बार सुनते हैं, अच्छा भाई अपन कोई रिश्ता जोड़ रहे हैं किसी के साथ में, या अपन कोई किसी का अपन फाइनेंशियल कुछ पता लगा, तो उसकी नेटवर्थ कितनी है देखो ना जरा। जैसे अभी कोई एक्सपायर हो जाता है, हम बोलते हैं मुझे एक्सपायर हुआ, तो उस टाइम उसकी नेटवर्थ इतनी थी, आपने सुना होगा, कई बार अपन वर्ड यूज करते हैं। तो नेटवर्थ मतलब क्या है, एंड में हमारे पास क्या है। हमारी नेटवर्थ क्या होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो। कंपनी की नेटवर्थ क्या होती है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो। लेकिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले रखे, तो लोन ही माइनस करो। आज जैसे हम बोलते हमारे पास मुंबई में भाई 10 फ्लैट है, ठीक है भाई, 10 फ्लैट की कितनी वैल्यू है, सपोज सब फ्लैट की मिला के 1-1 करोड़ कॉस्ट मान ले अपन सबकी, तो सपोज 10 करोड़ की है, 2-2 करोड़ मान लेता है, तो 20 करोड़ की है। तो 20 करोड़ की कॉस्ट को अगेंस्ट में लोन कितना ले रखा है, तो सपोज अगेंस्ट में लोन ले रखा है हमने 5 करोड़, तो 20 करोड़ माइनस 5 करोड़, तो 15 करोड़ की हमारी नेटवर्थ है। अब वो नेटवर्थ ऐसे निकालेंगे तो हम इंडिया 103 में पहुंच जाएंगे, रियल एसेट्स माइनस रियल लायबिलिटीज एट रिवैल्यूड वैल्यू। लेकिन सीएफएस में कैसे निकालते हैं, किसी चीज को शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, जिसको हम अदर इक्विटी बोलते हैं, एंड रिवैल्यूएशन का नेट प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन क्या, मतलब आज असेट्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि जब कुछ चेंज होता है तो असेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जब भी कोई चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के पार्टनरशिप में हमने सीखा था सी इंटर के अंदर, अगर पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर है तो वो नया पार्टनर अगर आएगा तो आज जो वैल्यू है एसेट्स लायबिलिटीज की, वो वैल्यू हम ऐड करेंगे किसमें, हमारी नेटवर्थ। क्यों ऐड करेंगे वो, क्योंकि हमको आज जो नया पार्टनर आ रहा है वो हकदार बनाना है आज से, तो आज से हकदार बनाना है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि पहले जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं काउंट की जाएगी, आज उसकी वैल्यू क्या है वो काउंट की जाएगी। आज मुंबई में जिसने 90-80 में घर लिया था या 2000 में घर लिया था, उसकी वैल्यू आज की वैल्यू बहुत अलग है। तो आज अगर कोई पार्टनर बनाएंगे तो हम ये देखेंगे भाई आज की वैल्यू कितनी है, कि नहीं। हमको क्या बताना है कि नेटवर्थ मतलब हम आज कितना हो रहा है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इसको अदर इक्विटी बोलते हैं, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। रिवैल्यूएशन जो भी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, सब्जेक्ट टू डिफर टैक्स, या बोल सकते हो टैक्स के बारे में जो भी अपन को बता देगा वो टैक्स लायबिलिटीज या टैक्स असेट्स जो भी खड़ी हो जाए उसको एडजस्ट करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन होगा तो उसको एडजस्ट करेंगे, तो उन सबको नेट मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, नेटवर्थ। बराबर है। तो नेटवर्थ बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है। यहाँ पर अपन प्रोफेशनल तरीके से देखने जाएंगे तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज नेटवर्थ, और शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस माइनस या प्लस रिवैल्यूएशन नेट प्रॉफिट और लॉस इज आल्सो नेटवर्थ, सब्जेक्ट टू डिफर टैक्स। ओके, वेरी गुड। तो हमको क्या पता लगाना है, प्री एक्विजिशन नेटवर्थ एंड पोस्ट एक्विजिशन नेटवर्थ। अब यहाँ पोस्ट एक्विजिशन नेटवर्थ की बात क्यों आ रही है, क्योंकि कंसोलिडेशन हर साल करना है। तो आज सपोज एग्जाम्पल के आपने डेट बताया 38 सितंबर को हमने एक्विजिशन किया, तो 38 सितंबर के दिन तो जो होगा वो एज पर इंडिया 103 होगा, लेकिन वहां तक का सब कुछ प्री है, उसके आगे सब पोस्ट हो रहा है। तो कंपनी आगे भी काम कर रही हैं, तो आगे काम कर रही है तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम मार्च में जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो कुछ प्री कुछ पोस्ट, लेकिन मार्च के आगे नेक्स्ट ईयर में भी जब अकाउंट बनाएंगे तब वापस अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो वहां पर सितंबर जो लास्ट ईयर था वहां तक ही प्री रहेगा, उसके आगे सारा पोस्ट होता जाएगा। इसके लिए सीएफएस में ज्यादा काम है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में बहुत कम काम है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर अपने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया पूरा और कंपनी खत्म कर दी तो एक बार ही होता है, और वो एक बार कब होता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन।
लेकिन डेट ऑफ कंसोलिडेशन डेट ऑफ एक्विजिशन से अलग हो सकता है। ओके, वेरी गुड। तो प्री पोस्ट का पता लगाने की क्या जरूरत है? ये तो प्री पोस्ट का मतलब हुआ। टिल डेट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने एक्वायर किया था उस दिन कितना नेटवर्थ था, और एक्वायर करने के बाद में कितना कमा के बढ़ा दिया नेटवर्थ को, कितना एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। लेकिन पर्पज क्या है, ढूंढ क्यों रहे? वही कंट्रोल ढूंढने के लिए, कंट्रोल है या नहीं। कंट्रोल तो हम होल्डिंग परसेंट से पता लगा लेते हैं। हाँ। ये क्यों ढूंढ रहे हैं? पहले तो ढूंढ रहे हैं ये आपको पता था थोड़ा थोड़ा, वेरी नाइस। फिर हमने इसका एग्जैक्टली रीजन जाना। अब आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर क्या करेंगे ढूंढ के? जैसे आपने एक रूल सीखा होगा, इंडिया 16 में भी होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कि हम जब कोई चीज एक्वायर करते हैं, जैसे हमने घर लिया, सपोज आपने घर खरीदा, मुंबई में भी है आपके फ्लैट, उनका होगा, कमल भाई साहब का होगा। हाँ। अभी फ्लैट लिया, तो फ्लैट सपोज आपने लिया 5 करोड़ का। अब 5 करोड़ के फ्लैट में आपने रजिस्ट्रेशन अलग से करवाया, बाकी का कुछ और प्रोसेस अलग से किया, फिर कुछ इंटीरियर करवाया। आप रहने जब तक नहीं आ जाते उसमें, जब तक का सारा कॉस्ट आप क्या मानोगे? कॉस्ट ऑफ द फ्लैट मानोगे, नहीं मानोगे? लेकिन अभी सपोज हमने भी लिया था, ये जब 2018 में अराउंड लिया था, तो उस टाइम हमने भी इसमें जो खर्चा पानी किया उसको हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया, मतलब फ्लैट का कॉस्ट मान लिया। लेकिन अभी इसका थोड़ा पेंट खराब हो गया है, अब पेंट करवाना है, तो क्या वो खर्चा हम वापस से हमारी फ्लैट की कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं। लेकिन पहले जब पेंट भी करवाया वो भी फ्लैट की कॉस्ट में ऐड किया था, जब तक हम रहने नहीं आ गए थे। तो इन शॉर्ट, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन जो पोजीशन थी उसके लिए हमने पैसा दिया सामने वाले, जो नेटवर्थ उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन की दिन थी उसके लिए हमने उसको एक्वायर करने के लिए पैसा दिया। वो पैसा जो उसको दिया है, दैट इज आवर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट। तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमने उसको दिया, उसकी कंपेयर हमने कितना रिसीव किया, उसकी कंपेयर हमने कितना रिसीव किया। अगर उससे कम रिसीव किया है नेटवर्थ, जो एसेट्स लिया उसके बदले, आज हमने सपोज किसी कंपनी को बोला कि हमने तेरा 50% 51% खरीद लिया, कितने रुपए में? 10 करोड़ में। तो 10 करोड़ के बदले उस दिन उसकी नेट एसेट्स थी कितनी? तो उसकी नेट वर्थ उस दिन सपोज थी 15 करोड़, और 15 करोड़ का हमने 51% खरीदा, तो 51% हमारा हुआ। उसके बदले हमने दिया कितना उसको? 11 करोड़। तो ऐसे केस में जो डिफरेंस रहा वो हमने ज्यादा भरा तो गुडविल के लिए भरा, कम भरा तो हमारा फायदा हो गया, लेकिन वो कैपिटल नेचर का है तो उसको कैपिटल बोला जाएगा। समझ आया? यानी डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन अगर हमको बैलेंस नेटवर्थ का ना पता हो तो हमें कैसे निकालेंगे? तो हमको ये बाइफिकेट करना मैंडेटरी है कि टिल डेट ऑफ एक्विजिशन कितना नेटवर्थ था, जिससे हम कंपेयर कर सके कि हमने जो पैसा दिया, हमने ज्यादा दिया तो हमको गुडविल का वो मानना पड़ेगा, कम दिया तो हमारा फायदा हो गया, कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और उसके बाद हम जो कमा रहे हैं वो हमारा रेगुलर प्रॉफिट है, वो हमारे पीएनएल अकाउंट में ऐड होगा, क्योंकि कमाएगा वो, लेंगे हम। मैंने बताया ना, आजकल लोग क्या फॉलो कर रहे हैं कि हमको कंट्रोल ले लेना है, बाद में वो अपना धंधा करेगा उसमें से हमको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मेजोरिटी हमारी है, चलेगी हमारी और पैसा भी हमको मिलेगा। अगर हमने 60% होल्ड कर रखा है तो जो वो कमाएगा उसका 60% हमारे पीएनएल में जाएगा। लेकिन वो पीएनएल में कब से जाना चालू होगा? होल्ड होने के बाद। लेकिन जिस दिन हमने होल्ड किया, जिस दिन हमने एक्विजिशन किया, उस दिन का सारा शेयर क्या माना जाएगा? गुडविल कैपिटल जब निकालने के लिए यूज किया जाएगा। ज्यादा पैसा दिया मतलब हमने गुडविल के लिए दिया है, कम दिया मतलब हमारा फायदा हो गया तो हमारा कैपिटल जब बन जाएगा। ओके, प्री पोस्ट का बाइफिकेशन क्यों किया जाता है? ये कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकालने, कैपिटल और गुडविल निकालने के लिए, सो दैट प्री तक का जो पार्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा? टिल डेट ऑफ एक्विजिशन वाला पार्ट हमने जो पैसा दिया है उसके लिए दिया, तो वो हमारे गुडविल या कैपिटल जब निकालने में है। आगे जो कमाया वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा, रेगुलर प्रॉफिट माना जाएगा, वो हमारे नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में जाएगा, ना कि कैपिटल और गुडविल अकाउंट में आएगा। बराबर? पर वापस से बताओ, प्री पोस्ट कैलकुलेट क्यों किया जाता है? प्री इसलिए किया जाता है क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए, एंड पोस्ट वो
पोस्ट में क्या रहता है कि मतलब कि जो अपना रेगुलर प्रॉफिट होता है वो चलेगा, जैसे रेवेन्यू प्रॉफिट है। हाँ, क्या क्या पोस्ट मतलब क्या होता है? रेगुलर प्रॉफिट। यस, माने जो हमारा प्रॉफिट हम रेगुलर कमा रहे हैं वो है। जैसे हमने बिजनेस घर ले लिया, उसके बाद हम जो भी इसमें खर्चे पानी नॉर्मल वाला करेंगे, हाँ सब्जेक्ट टू P&L में जाएगा। हाँ वो पिल में जाएगा। एक्सीलेंट। तो जो हम बाद में कमा रहे हैं वो हमारे लेने के बाद कमा रहे हैं। हो सकता है बाद में हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए, क्योंकि हमारे डिसीजन चलेंगे, हम उनको बारे वो बताएंगे। जैसे आज पता हो तो जस्ट डायल, पहले जो अपने मुंबई में एक बहुत बड़ा वो है नेटवर्किंग, जस्ट डायल करके, वो जो है पहले खुद चलाता था, अभी रिलायंस ने ले लिया है। तो ऐसे केस में रिलायंस कंट्रोल कर रहा है उसको, तो प्रॉफिट उसका अभी बढ़ गया 10 गुना। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट कमाया वो रिलायंस अपने अकाउंट में डालेगा, बोले मैंने कमाया एक्स्ट्रा। लेकिन जिस दिन एक्वायर किया उस दिन उसका जो भी नेटवर्थ होगा, वो नेटवर्थ के साथ वो अपना रिलायंस कंपेयर करेगा कि मैंने ज़्यादा पैसा दिया कि कम पैसा दिया। ज़्यादा पैसा दिया मतलब मैंने गुडविल के लिए दिया है। क्यों दिया ज़्यादा? क्योंकि मैं चाहता था उस बिजनेस को लेना, मतलब उसकी गुडविल थी। इसलिए इंडिया 103 बोलता है कि गुडविल का कैलकुलेशन नॉर्मली हो ही नहीं सकता है। गुडविल मतलब क्या होता है? आपने जो दिया और उसके बदले जो लिया, उसका डिफरेंस को ही गुडविल बोला जाता है, अदरवाइज गुडविल वैल्यूएशन नहीं किया जाता। इसलिए जो इंटेंजिबल एसेट्स है हमारे इंडियंस, वो भी ये बोलता है कि गुडविल को राइट ऑफ करना मैंडेटरी नहीं है अभी। जबकि पहले यस बोलता था गुडविल को राइट ऑफ करना मैंडेटरी है, अभी बोलता है नहीं, आपको खाली चेक फॉर इम्पेयरमेंट करना है, टेस्ट करना है, मैंडेटरी राइट ऑफ नहीं करना है। आपको पता है आपकी गुडविल है, आपको उसकी वजह से पैसा मिल रहा है, आप उसकी वजह से कमा रहे हो, तो रखो गुडविल को बुक्स में, क्या दिक्कत है? क्यों खत्म करने का? क्योंकि फेयर वैल्यू मेजरमेंट सिस्टम है, आपकी वैल्यू है तो आप दिखाओ, नहीं है तो हटा। ओके, तो हमने यहाँ पर अभी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम में दो बातें मैंने जानी। एक तो प्री पोस्ट क्या होता है, प्री पोस्ट क्या होता है, तो प्री क्या होता है आपने बताया? हाँ, कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल निकालते हैं उसमें। हाँ, वो तो यूज हुआ उसमें। प्री पोस्ट होता क्या है? प्री वो मतलब कि डेट ऑफ एक्विजिशन, नेटवर्थ टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। पोस्ट मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन से टिल कंसोलिडेशन। यस, कभी भी कंसोलिडेट कर रहे हैं हम, इस साल कर रहे हैं तो टिल सपोज 6 महीने का होगा, अगर सितंबर में हमारा है तो। फिर आगे का नेक्स्ट ईयर किया तो वो 6 महीने प्लस 12 महीने 18 महीने का हो जाएगा, प्लस और नेक्स्ट ईयर किया तो वो और बढ़ जाएंगे, 2 साल 2.5 साल 3 साल 5 साल 10 साल, जो भी होता जाएगा आगे होता जाएगा, राइट। सब्जेक्ट टू बीच में चेंज हुए तो अलग बात है, जैसे डिस्बर्समेंट कर दिया हमने, फर्दर एक्वायर कर लिया, दोनों पीस पॉसिबिलिटी है, आगे फ्यूचर में अपन कुछ भी कर सकते हैं, राइट। और अगर ये जो प्री पोस्ट का नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? उस मतलब एक तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, और वैसे देखा जाए तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लेस रिवैल्यूएशन लॉस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। माने जो हमारा है, हाँ। जैसे अभी मैंने बोला हमारे 10 घर हैं मुंबई में, लेकिन 10 घर का कॉस्ट देखा जाए तो सपोज 20 करोड़ का है, तो उसके अगेंस्ट मैंने 5 करोड़ का लोन भी लेकर रखा है, तो नेटवर्थ देने जाएंगे तो खाली 15 करोड़ की, बराबर। ओके, वेरी नाइस। फिर प्री पोस्ट का कैलकुलेशन क्यों किया जा रहा है? व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग प्री पोस्ट? वो कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्योंकि हमको ये पता चले कि हमने जिस दिन एक्वायर किया उस दिन कितना नेटवर्थ था, जिससे हमने ज्यादा पैसा दिया कि कम पैसा दिया, तो हिसाब किताब उस दिन क्लियर हो जाए, फिर अपन आगे जो कमाएंगे वो हमारा रेगुलर प्रॉफिट माने। ठीक है। अब सम कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए ये चीज जानना जरूरी था, जो 80% हर क्वेश्चन में कॉमन रहने वाला है। इसलिए हमको सबसे पहले मेंशन कर देना है कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, सो दैट वो डेट क्लियर रहेगी तो प्री पोस्ट का कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ओनली फॉर दैट पर्पज हमको लिख देना है, आप समझ रहे हो? अच्छा, फिर सॉल्व कैसे करना है? तो जैसे आपने बोला कि सर स्टेप बनाई हुई है हमने, वो स्टेप कैसी बने जो एकदम प्रैक्टिकल हो। जैसे अभी मैं आपको स्टेप बताता हूँ, उसके बाद आप मेरे को बताना कि स्टेप्स कितने प्रैक्टिकल है कंपेयर टू व्हाट एवर यू नो ऑलरेडी। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि जो प्री पोस्ट का चक्कर है ना, उसको क्लियर कर दो। स्टेप 1 होती है एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड सब्सिडियरी, क्योंकि उसका ही प्री पोस्ट बांटना है ना। तो एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड इन प्री एंड पोस्ट, तो हम नेटवर्थ के 2 हिस्से बना देंगे, प्री पोस्ट। नेटवर्थ के आइटम हमने अभी बात किया, शेयर कैपिटल हमेशा प्री होगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का ही कैपिटल, तो प्री मतलब कैपिटल नेचर, तो शेयर कैपिटल इज ऑलवेज प्री। फिर अदर इक्विटी, अदर इक्विटी के अंदर रिजर्व, रिजर्व प्री पोस्ट दोनों हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बाद में भी कमा सकते हैं, अभी भी हो, पुराना भी हो सकता है। कुछ ना बोले तो प्री मानना है, कुछ ना बोले तो प्री मानना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये दिख रहा है शेयर कैपिटल में से कहाँ लिखा है प्री,
ऑलवेज प्री, बराबर। ये चार्ट फॉर्म में ऐसे बना है, प्री पोस्ट शेयर कैपिटल प्री, यहाँ पे डैश लगा दिया, बराबर। जबकि रिजर्व क्या है, प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। अब प्री और पोस्ट में क्या बनाया कि प्री में हो सकता है, पोस्ट में भी हो सकता है, क्वेश्चन बोलेगा वैसा। क्वेश्चन साइलेंट है तो प्री मानने का है, तो अपने पोस्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए, देखो क्वेश्चन साइलेंट है नॉन, और क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डैश लगाए प्री पोस्ट में, यहाँ पे हो गई नहीं कभी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कभी प्री हो नहीं सकती है। भले अपन ने कैपिटल बाद में इशू किए हो, कभी कभी अपन बोनस शेयर इशू करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो भी वो प्री में ही आएगी, बराबर। तो रिजर्व जो है वो पोस्ट प्री दोनों हो सकता है, क्वेश्चन साइलेंट तो उसको प्री मानना है। फिर नेक्स्ट रिटर्न अर्निंग, जिसको हम पीनल अकाउंट बोलते हैं, नेट पीनल अकाउंट जो बच गया रिटर्न अर्निंग का जो अमाउंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो उसको पोस्ट मानना है, बाद में कमाया होगा, लेकिन प्री पोस्ट दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है तो पोस्ट, नहीं है तो प्री भी हो सकता है। माने ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है वो हमने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन मार्क मींस इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ओके, आगे रिवैल्यूएशन। अब बताओ रिवैल्यूएशन को क्या मानेंगे, प्री मानेंगे या पोस्ट मानेंगे? रिवैल्यूएशन तो प्री, कॉन्फिडेंस वाला आंसर चाहिए। पोस्ट भी हो सकता है, कैसे? रिवैल्यूएशन कभी करते हैं बताओ? रिवैल्यूएशन जब वैल्यू बढ़ती है, मतलब कि वैल्यू तो अभी डेली बढ़ रही है। नहीं, जैसे कि असेट्स से रिवैल्यू होती है। कब होती है ये तो पूछ रहे हैं। असेट्स रिवैल्यू, जैसे क्या बोल रही है, आज आप इस घर की वैल्यू निकालो, कल भी इस घर की वैल्यू अलग हो सकती है। कल जो होगी तो रिवॉल्यूशन तो अपन डेली करेंगे क्या बैठ के, मतलब सुबह उठते से पहले काम करना है, घर का वैल्यू कितना हो गया, लैपटॉप का वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो रिवैल्यूएशन नॉर्मली किया जाता है व्हेन देयर इज चेंज इन द बिजनेस। आप रिवैल्यूएशन कब करोगे, जब बिजनेस में कोई चेंज हो रहा है। अब बिजनेस में चेंज हो रहा है मतलब क्या, मतलब चेंज बिजनेस, आप बिजनेस में कोई पार्टनर ऐड कर रहे हो, बिजनेस का एक्विजिशन कर रहे हो, 50% से ज़्यादा खरीद रहे हो, कंट्रोल खरीद रहे हो, तो ऐसे कुछ चेंज होते हैं तो अब रिवैल्यूएशन किया जाएगा। लेकिन वो रिवैल्यूएशन जब चेंज होगा उसी दिन किया जाएगा। तो प्री का मतलब क्या सीखा हमने, टिल डेट ऑफ एक्विजिशन। तो जिस दिन एक्वायर किया उस दिन रिवैल्यूएशन करेंगे, टू नो आज का वैल्यू क्या है, तो वो क्या माना जाएगा, प्री माना जाएगा कि पोस्ट माना जाएगा? आज का तो पोस्ट ही ना, आज मतलब जिस दिन एक्वायर किया उस दिन ही ना, उसी दिन तो प्री ना, क्योंकि उसके बेस पे हम रेम्युनरेशन नक्की करेंगे ना, रेम्युनरेशन इन द सेंस उसका जो कंसिडरेशन है वो नक्की करेंगे ना, प्री तो ऑब्वियस वो प्री होगा, क्योंकि टिल डेट ऑफ एक्विजिशन है, वो हम डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन रिवैल्यूएशन करके देख रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि रिवैल्यूएशन को प्री मानना है, बोल दिया, लेकिन क्यों मानना है? कैपिटल को प्री मानना है, बोल दिया, लेकिन क्यों मानना है? रिजर्व को प्री होता है, मान लिया, लेकिन क्यों मानना है? तो ये पता है तो फिर कंफ्यूजन, तो ये इसको ही डिटेल बोलते हैं। तो पहले हम डिटेल में सीख रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हर क्वेश्चन में कॉमन, हर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में कर लिया तो सारे क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। सो रिवैल्यूएशन हमेशा प्री होगा। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन के ऊपर अगर कुछ डिफर्ड टैक्स का केस आ गया तो वो भी प्री होगा, ऑब्वियस, कुछ टाइम ही लगाना है। तो डिफर्ड टैक्स असेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कुछ भी हो सकता है। एज पर द केस में भी डिफर्ड टैक्स असेट्स कब खड़ा होगा, जब हमने रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड किया है, तो आज हमको जो है वो बेनिफिट टैक्स का नहीं मिलेगा, तो बाद में बेनिफिट मिल जाएगा, बराबर। सो डिफर्ड टैक्स असेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, आप बोल सकते हो कि जैसा आंसर है उसका उल्टा डिफर्ड टैक्स होगा, उसका उल्टा। जैसे अगर अपन रिवैल्यूएशन बढ़ गया तो डिफर्ड टैक्स से हमारा कम हो जाएगा, माने फायदा हो गया तो हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज खड़ा हो जाएगा, मतलब वो लेस होगा। अगर रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुआ तो वो ऐड होगा, सिंपल बात। मतलब रिवैल्यूएशन अगर हमने ऐड किया है तो डिफर्ड टैक्स लेस होगा, अगर दिया है क्वेश्चन में तो ही डिफर्ड टैक्स को बीच में लाना है, नहीं तो बीच में नहीं लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं आपको तो सिर्फ कि ये जो चीजें हैं ना वो लॉजिक के साथ चलती हैं, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। और लॉजिक भी ऐसा नहीं कि अपन को वो मॉड्यूल की लैंग्वेज बोलना है, इसका लैंग्वेज अपने इधर क्लिक हो वाला लैंग्वेज बोलना है। तो लैंग्वेज क्या बोलता है, अगर वो डिफर्ड टैक्स रिवैल्यूएशन जो है वो
बढ़ गया है मतलब ऐड किया है तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज खड़ी होगी क्योंकि लेस करना पड़ेगा उसमें से, और अगर रिवैल्यूएशन कम हो गया है तो डिफर्ड टैक्स खत्म होगी क्योंकि हमारा फायदा हो गया है बाद में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लॉस हो गया है तो आगे हमको फायदा हो जाएगा तो उसकी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज खड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये डिफर्ड टैक्स का भी काम खत्म कर दिया। अब डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, सपोज फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाने को आता है, क्योंकि हम अभी आगे तो कितने साल तक भी जा सकते हैं। आज रिवॉल्यूशन किया, अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं 2 साल बाद 3 साल बाद, क्योंकि हर साल करना है वो तो जब तक का डेप्रिसिएशन भी लग चुका होगा उसके ऊपर, उसको क्या उसको प्री बोलेंगे पोस्ट बोलेंगे? डेप्रिसिएशन तो मतलब प्री पोस्ट दोनों हो सकता है। आप बताओ, आप जब गाड़ी खरीदोगे तब डेप्रिसिएशन लगाओगे, गाड़ी खरीदने से पहले भी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? खरीदने से पहले तो नहीं लगा सकते। तो रिवैल्यूएशन हुआ मतलब आज रिवैल्यूएशन हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं अपन, तो रिवैल्यूएशन आज हुआ तो आज के बाद ही डेप्रिसिएशन लगेगा ना आगे। हाँ, तो पोस्ट ऑब्वियस ना। हाँ, क्योंकि हाँ। आप आज रिवॉल्यूशन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन उसको यूज करेंगे तब लगाएंगे, तो यूज तो आगे करना चालू करेंगे ना। भले हमने एक्चुअल में एसेट्स नहीं खरीदी है, लेकिन हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू सपोज पहले 50,000 रुपए की थी, हमने उसकी 60,000 की वैल्यू कर दी, 10,000 बढ़ा दिया तो बढ़ाया आज है ना, तो 10,000 पे बाद में तो आगे से डेप्रिसिएशन लगेगा आगे। इसका मतलब डेप्रिसिएशन क्या होगा? वाह भाई वाह, मतलब आंसर अंदर से आना चाहिए। हाँ ऐसा ही होगा। हाँ, आप समझ आते हैं बराबर। क्योंकि क्या है, आज जो गैप है ना वो खाली 5% का है। मैं आपको बताता हूँ, सक्सेसफुल स्टूडेंट और नॉट सक्सेसफुल स्टूडेंट में 5% का फर्क है। आप चाहे तो कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो उसे चेक कर लो, वो 5% का फर्क क्या है, ये लॉजिक का है, कॉन्सेप्ट का है। हमको जब तक उसका एक ऐसी चीज पता ना चल जाए कि हम भूलने की कोशिश करें तो भी ना भूलें। जैसे डेप्रिसिएशन पोस्ट हो गया, बोल दिया आप याद रख लोगे, लेकिन अब एग्जाम टाइम पे यार, लेकिन आपको पता है डेप्रिसिएशन यूज करेंगे उसके बाद लगेगा भाई, आज थोड़ी लग जाएगा। तो रिवैल्यूएशन आज किया है मतलब आज एसेट्स खरीदी या बेची, रिवैल्यूएशन अपवर्ड मतलब खरीदी, डाउनवर्ड मतलब बेची। एक्चुअल में खरीदी बेची नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन जो एक्स्ट्रा बढ़ी है उसको हमने खरीदने बेचने जैसा मान लिया, तो डेप्रिसिएशन उसके आगे एडजस्ट होगा, पोस्ट हो जाएगी। बराबर। अब वो माइनस होगा कि ऐड होगा वो भी आप बताओ मेरे को। हाँ, माइनस ही होगा ना डेप्रिसिएशन। यही है ना, माइनस ही होगा ऐसा जब एसेट्स खरीदी हो। हाँ, एसेट्स बेची हो तो ऐड भी तो हो हाँ, सकता है, हाँ, सेविंग भी तो डेप्रिसिएशन की हो सकती है। तो अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, पोस्ट में से होगा लेकिन माइनस होगा। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है तो डेप्रिसिएशन की सेविंग होगी, सेविंग होगी तो ऐड। हाँ, बराबर। हाँ, वेरी नाइस। सो ये सारे नेट असेट्स या नेटवर्थ प्री पोस्ट में बांट दिए। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले प्री पोस्ट में नेटवर्थ को बांटा, जिसका नाम रखा हमने क्या, एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस्टिमेट। और सारे नेटवर्थ के आइटम के हमने प्री पोस्ट बांटा। एक बार आप बोल सकते हो मेरे को? ये पूरा चार्ट एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। क्योंकि एस लिमिटेड बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो सब्सिडी। हाँ, पेरेंट को कभी प्री पोस्ट में नहीं बांटेंगे। पेरेंट तो मान ले कि भाई मैं तो सब कुछ हूँ, तो सब्सिडी है उसको ही बांटना है। बताइए। प्री एंड पोस्ट में बांटेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब नेटवर्थ का जो पार्ट होता है वो शेयर कैपिटल होता है सबसे पहले। हाँ, शेयर कैपिटल हमेशा प्री में जाएगा। और उसके बाद क्यों हमेशा प्री में जाएगा बेटा? क्योंकि वो प्री का ही पार्ट होता है ना, मतलब कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर। शेयर कैपिटल तो प्री मतलब कैपिटल नेचर। हाँ, नहीं स्टार्टिंग से भी है। और जो प्री है ना वो कैपिटल नेचर का क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बदले हमने पैसा दिया है, उससे कैपिटल रिजर्व निकलेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो लॉस हुआ तो गुडविल निकलेगा। मतलब ज्यादा पैसे दे दिए तो गुडविल निकलेगा, ज्यादा पैसे दे मतलब लॉस हो गया हमारा इनडायरेक्टली। तो कैपिटल नेचर का होता है प्री, तो शेयर तो कैपिटल ही है, तो कैपिटल तो ऑब्वियस प्री होगा, ऐसा थोड़ा सोच लें। हाँ, शेयर कैपिटल रिजर्व प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है। एंड रिटेन अर्निंग हमेशा पोस्ट ही होगा। अगर रिजर्व प्री भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, तो मानेंगे क्या क्वेश्चन साइलेंट है तो? हाँ, वो क्वेश्चन साइलेंट है तो प्री। एक्सीलेंट। रिटेन अर्निंग हमेशा पोस्ट होगा। ऐसा कब बोला मैं? मतलब पहले से प्रॉफिट नहीं हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, प्री एंड पोस्ट। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो पोस्ट होगा। ऐसे दोनों में फर्क है। देखो यहाँ हमने डैश लगाया है मतलब वो नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब हो सकता है। देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया,
तो ये हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है तो पोस्ट में पोस्ट किसको रिटर्न प्रॉफिट रिटर्न है, रिटर्न कोई नहीं, कुछ भी बढ़ेगा। तो वो कैसा है, ये जो वर्डिंग है ना, वो हम जब क्वेश्चन करना चालू करते हैं तो यूज्ड टू होते हैं, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, आपके साथ आपने क्वेश्चन किए, मेहनत की, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेहनत की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं किया। आज हम एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तब भी हम सारे क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। तो ये चीजें कैसी हैं, वही कर सकता है जिसके पास पेशेंस है। आज जो काफी सारे लोग होते हैं जिनको बस फटाफट लगता है बस सम कर ले, आज हमने कितने सम कर लिए, अरे 3 सम कर लिया, अच्छा ठीक है, कितने सम है, बड़े सम जो अपन को करने हैं वो 25 सम है, तो 3 होगा, चलो 5 दिन में 6 दिन में खत्म हो जाएगा। जबकि हम अभी जो कर रहे हैं वो सारे सम का 25 क्वेश्चन का जो एग्जाम में आते हैं, वैसे तो 200 क्वेश्चन है, लेकिन 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन सब का पूरी डिटेल में। बाद में हमारी शॉर्टकट चालू हो जाएगी, कैसे, क्योंकि डिटेल आ गई, अब तो बाकी के 80% कॉमन है भाई, चलो करो करो करो, राइट, वेरी गुड। फिर रिवैल्यूएशन आएगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब प्री ऑलवेज प्री होगा, ऑलवेज प्री एंड डेप्रिसिएशन कुछ भी हो सकता है, प्री एंड पोस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, अच्छा रिवैल्यूएशन है तो पोस्ट होगा। क्यों? हाँ, रिवैल्यूएशन क्योंकि वो बाद, मतलब कि जिस स्टेट वो एक्वायर किया है उसके बाद ही डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा ना। तो रिवैल्यूएशन क्या बता रहे हैं, उस दिन एक्वायर किया है। रिवैल्यूएशन अपर डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो क्या बता रहे हैं, उस दिन एक्वायर किया। जैसे एग्जांपल, ये माउस है, इसकी वैल्यू सपोज हमारी बुक्स में 50,000 की थी, अब 60,000 की कर दी, तुमने 10,000 का एक एक्वायर और कर लिया, ऐसा लग रहा है, भले यही है लेकिन 10,000 की एक्वायर और कर लिया, तो 10,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, तो 10,000 की वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कब लगेगा, जो आगे पीरियड आएगा उसमें। प्री या पोस्ट, पक्का? फिर से बता दो रिवैल्यूएशन के बारे में और रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन के बारे में। हाँ, रिवैल्यूएशन अगर सरप्लस लॉस या वो मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा प्री होगा रिवैल्यूएशन तो, और अगर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन है तो वो पोस्ट होगा। क्या बात है, ओके। ये हो गया हमारा एनालिसिस ऑफ नेटवर्क, एनालिसिस ऑफ नेटवर्क, प्री पोस्ट में बांट दिया। अब क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे, ये प्री का टोटल, ये पोस्ट का, ये दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा टोटल नेटवर्क। ऑब्वियस, क्योंकि हमने प्री पोस्ट में बांटा है, नेटवर्क तो वही है ना भाई, टोटल। हाँ, अब टोटल नेटवर्क बराबर है कि नहीं, इसको चेक करें। कैसे? क्रॉस चेक बोलते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में है ना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, तो एग्जाम में नहीं लगेगा कि यार गलती से मिस्टेक हुई, कोई बात नहीं, बच्चे का मार्क्स दे देते हैं, वो बोला बेकार होता है। अपन को एक भी मिस्टेक ना हो ऐसा सोच के चलना है। एग्जाम हॉल में क्रॉस चेक करेंगे अपन, बाजी वाले के साथ नहीं, अपना खुद का अपन क्रॉस चेक करेंगे। कैसे? ये नेटवर्क को विदा प्री पोस्ट की अगर अपन टोटल लगाएं, प्री पोस्ट में बांट के लगाएं, तो इतना ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वही हम क्रॉस चेक करके देखेंगे कि नेटवर्क जो है, ये देखो हमने कहीं बुलाया, वो क्रॉस चेक विदाउट प्री पोस्ट के हमने लगाया शेयर कैपिटल प्लस, दिख रहा है ना, शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी प्लस रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट जो है वो, ये टोटल जो है मस्ट बी सेम एज टोटल है। सिपरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्रॉस चेक कर लिए। तो कभी कभी क्या होता है, प्री पोस्ट के भी ये सबसे बड़ा काम है इधर का, प्री पोस्ट में बांटना यहाँ का सबसे बड़ा काम है। तो एक बार ये बट गया तो हम राजा हो गए, तो वो बटने में कहीं तकलीफ न हो जाए तो क्रॉस चेक कर लिया। अब इस नेटवर्क को अब हम थोड़ा ऐसे बांटेंगे दो हिस्सों में, कि होल्डिंग कितना है और एनसीआई कितना है। होल्डिंग से मतलब क्या है कि जो हमने ले रखा है, जैसे सपोज हमारे एग्जांपल में एग्जांपल ले लिए 80% होल्ड कर रखा है, तो हमारा होल्डिंग कितना है, बचा हुआ एनसीआई हो गया, बराबर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। अब हमारी होल्डिंग से ही हमको मतलब है प्री पोस्ट से, क्योंकि हम ही गुडविल कैपिटल निकालेंगे ना, एनसीआई थोड़ी गुडविल कैपिटल निकालेगा, तो एनसीआई को इधर ही छोड़ देंगे जावे। अब हमारी होल्डिंग को फर्दर दो पार्ट बांटेंगे, प्री एंड पोस्ट। अब कैसे निकालेंगे प्री पोस्ट? तो जो 80% है वो टोटल प्री का अपन लेंगे, जो टोटल प्री हमने यहाँ लगाया था, इसका अगर हम 80% लेंगे तो टोटल प्री नेटवर्थ हो गया 80%। ऐसी पोस्ट में 80% ऑफ टोटल पोस्ट लेंगे, हाँ, तो
पोस्ट तो पोस्ट का नेटवर्थ हो गया। लेकिन 80% दोनों हमने किसका लिया, प्री के टोटल का और पोस्ट के टोटल का, तो टोटल के 80% के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस होगा। तो बांटा हमने इसको है, लेकिन अमाउंट कहाँ से निकाली, इसका 80% टोटल पोस्ट का और प्री का, और इसका 80% टोटल पोस्ट का। ठीक है, तो वापस क्रॉस चेक हो गया, टोटल के 80% का इंडिविजुअल 80-80 लेंगे प्री का और पोस्ट का, तो भी सेम आएगा कि नहीं, आएगा। वेरी गुड। फिर पोस्ट जो है उसको फर्दर बांटा रिजर्व में एंड रिटर्न में। कैसे, तो रिजर्व जो है वो हमारा पोस्ट में अगर लिखा हुआ है, ये देखो रिजर्व अगर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है अगर, तो उसका 80% पोस्ट रिजर्व हो जाएगा, तो 80% आ जाएगा। ऐसे ही प्री सॉरी पोस्ट में रिटर्न अर्निंग, तो 80% ऑफ टोटल रिटर्न अर्निंग, हाँ पोस्ट प्रॉफिट। वो पोस्ट प्रॉफिट कौन सा वाला अमाउंट है, ए वाला, लेकिन सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन ऑल्सो, क्योंकि ये किसके साथ एडजस्ट करेंगे, अलग से हमारा पेनल तो हेडिंग होती नहीं है, डेप्शन तो हेडिंग होती नहीं है, तो जो भी डेप्शन का पार्ट होगा वो भी इसमें एडजस्ट करके एड लेस जो भी करना है, क्योंकि अपवर्ड रिवोल्यूशन है तो यहाँ पे लेस होगा, डाउनवर्ड रिवोल्यूशन है तो यहाँ पर ऐड होगा, तो जो भी इसमें एडजस्ट करना है एडजस्ट कर दो, किसके साथ, पेनल के साथ, रिटर्न के साथ, और उसका 80% लो, और इन दोनों का 80% जो मिल रहा है वो टोटल के 80% के बराबर होगा, ऑब्वियस। समझ आया, पक्का। तो क्या इस चार्ट को आप बना सकते हो, इस चार्ट को बना कर यहाँ बनाएंगे। लिखो स्टेप 1, हेडिंग लिखो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे रेफरेंस के लिए। स्टेप 1 एनालिसिस, वेरी गुड, आप बोल के लिखिए, एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ, वेरी गुड, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस लिमिटेड, हाँ सॉरी, क्योंकि नेटवर्क किसके एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सिडी भी है, पेरेंट भी है, एस लिमिटेड। अब एस में भी 2-3 एस है, एच लिखा है कि एस लिखा है, एस एस में भी अगर 2-3 एस है तो S1 S2 S3 शेयर होल्डिंग होता है ना, शेयर होल्डिंग में भी होता है, एनएससी में अराउंड 30-40 सब्सिडी कंपनियां हैं, तो उसमें सब्सिडी 1 सब्सिडी 2 जो भी इसका नाम होता होगा, ऐसे नाम बता रहा हूँ, तो सबका नाम लिखना पड़ेगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। एरो भी खींच लेना, यहाँ से बांटा है इसको, इससे बांटा तो ये और ये ऐसे, हाँ ना वहाँ तक नहीं, बस अच्छा, इसको हटा दो, थोड़ा टच करो हट जाएगी, बस हट गया। सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, वेरी गुड, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा और बड़ा, हाँ क्या बात, एस खोल के लिखो, जनरल रिजर्व लिखने होगी, रिजर्व भी होगा तो भी चलेगा, जनरल भी लिख सकते हैं, लेकिन रिजर्व भी होगा तो भी चलेगा। रिजर्व क्या करेंगे, प्री या पोस्ट, रिजर्व हमेशा पोस्ट, प्री नहीं, दोनों हो सकते हैं, हाँ तो इफ प्री साइलेंट क्वेश्चन मार्क मतलब, हाँ यहाँ क्वेश्चन मार्क, इफ साइलेंट शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व अगर साइलेंट है तो ना शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व मतलब अपने आप आएगा, जनरल में सब आएगा रिजर्व, ठीक है, आप रिजर्व अकेला लिखते तो भी चलता, ओनली रिजर्व भी चलता है, जनरल रिजर्व लिखने की जरूरत नहीं है, रिजर्व अकेला में सब रिजर्व आ जाएंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो प्री भी हो सकता है, सॉरी पोस्ट भी हो सकता है, नॉर्मल प्री होता है, राइट, वेरी गुड। फिर रिटर्न अर्निंग, भाई वाह, ये सब नाम तुम्हारे उधर थे कि नहीं थे, इतने मतलब ऐसा नहीं था, हाँ क्योंकि क्या है, ये जो सिस्टम है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में खाली और खाली मनोज के एफ ही करवा सकता है, माने इसमें आपको जो वर्किंग नोट बनाने में अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है वो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। अब जब स्टेप 2-3 में आओगे ना तो आपको पता चलेगा सब रेडीमेड हो गया हमारा, अब कहीं बार बार कैलकुलेट नहीं करना है कि यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, चाहे चेन होल्डिंग हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट होल्डिंग हो, सब जगह सेम चलेगा, ठीक है। रिटर्न अर्निंग हमेशा पोस्ट होगा,
हमेशा पोस्ट होगा कि प्री भी हो सकता है? प्री हो सकता है, हाँ। क्वेश्चन मार्क लगाओ वहाँ पे, वो हाँ, ये साइलेंट है तो साइलेंट है तो प्री भी हो सकता है। एंड रिवैल्यूएशन, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड, हाँ इसमें हमेशा ये प्री रहेगा। क्या बात है, वेरी नाइस, ऑलवेज प्री, तो प्री में XX, यहाँ पे लेस। अब XX में स्लैश करके लेस भी कर दो, मतलब अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी, तो यहाँ पे अमाउंट में स्लैश, हाँ नेगेटिव अमाउंट डाल दो, हाँ दोनों हो सकते हैं। फिर डिफर्ड टैक्स भी डाल दो यहाँ पे, डिफर्ड टैक्स, डिफर्ड टैक्स में उल्टा बना देना साइन, जैसे ये आएगा प्री में ही, क्योंकि डिफर्ड टैक्स उसी तरह राइज होगा ना, हाँ। तो आएगा प्री में ही, तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है तो लेस करना पड़ेगा, DTA, हाँ DTL बनेगा, DTL अपवर्ड हुआ है, हाँ, और अगर डिफर्ड टैक्स मतलब डाउनवर्ड हुआ है तो DTA करो, क्योंकि बाद में टैक्स भरना पड़ेगा ना अपन को। फिर डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, हालांकि DTA का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, अपने दिमाग में ज़्यादा मत लगाना आप, क्योंकि DTA क्या होता है, इट इज जस्ट ओनली फॉर द रेफरेंस पर्पज दिया है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला हो DTA यूज करो तो ही यूज करना है, अदरवाइज DTA में हमको यूज नहीं करना है। रिवैल्यूएशन पर डेप्रिसिएशन पोस्ट, वेरी गुड, ऑलवेज पोस्ट, क्या बात है, व्हाई? बिकॉज उस दिन से लगना स्टार्ट होता है और कुछ आगे के लिए लगना चालू होगा ना, प्री का मतलब टिल डेट ऑफ एक्विजिशन होता है, पोस्ट का मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल डेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, तो आगे के लिए लगेगा तो ऑब्वियस पोस्ट ही होगा, ऑलवेज पोस्ट लिख दिया कोई बात नहीं, अदरवाइज कोई नहीं लिखा कैंसिल नहीं करने का। सीए जो होता है ना वो क्या होता है, एक बार लिख दिया ना वो फत्ते की लकीर होती है, बोले वो सही है, नहीं होगा सही तो उसको सही बनाने के लिए वो अपने काम कर देगा कुछ ना कुछ, तो XX बना दो, उधर टेस्ट लगा दो, हाँ वो भी बोलो, प्लस माइनस भी करना है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, पहले नेगेटिव बनाओ, हाँ पहले नेगेटिव बराबर था, पहले ब्रैकेट में रखो, हाँ स्लैश बना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ लेस, क्योंकि डेप्शन लगेगा ना, फिर अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो डेप्शन की सेविंग होगी, तो आपने क्या लिखा, डेप्शन ऑन रिवैल्यूएशन लिखा ना, टोटल लगा दे, तो ये टोटल लगा देंगे, इसका ये टोटल दोनों लगा दो अपना अपना, एक प्री का टोटल हो गया, एक पोस्ट का टोटल लिख दो खाली, XX बनाओ, प्री के साइड में XX, पोस्ट के साइड में XX, फिर इसको हम अभी दोनों को ऐसे एरो करके मिलाएंगे, उसको बोलेंगे टोटल नेटवर्क, एरो ही बना दो, ये एरो, ये वाला, हाँ ऐसे, नो ऐसे नहीं, जैसे ये उठ के आया है, अब ये इधर से उठ के इधर आया है, किधर से उठ के वहां गया, पता कैसे चलेगा, तो रास्ता बनाना पड़ता है, समझे ना, मतलब ये ऊपर से नीचे आए तो एरो दिखाएंगे ना भाई, एरो किधर से किधर जाना है, जैसे ये एरो पर लाइन खींच दे, खाली रास्ता लिखा हुआ है लेफ्ट जाना है अपन को, कुछ कहीं जाने के लिए, तो पहले लाइन खींच दे तो पता ही चलेगा लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, उसमें एरो बना दे इधर, मतलब वही लेफ्ट जाना है, हाँ तो ये क्या सब प्रैक्टिकल है, सब चीज प्रैक्टिकल है सिप्रा, बस आपको खाली सोचने की जरूरत है। अपन क्या है, काफी सारी चीज सोच लेते हैं कि हमारे माइंड में ऐसा ही होगा, लेकिन हम जब जनरल पब्लिक में लेके जाए उसको, तब वो एक्सेप्ट करे, तब माने। ओके वेरी गुड, तो ये हो गया हमारा टोटल नेटवर्क। इस टोटल नेटवर्क को हम क्रॉस चेक करेंगे, कैसे क्रॉस चेक करेंगे, सारों का टोटल, हाँ मतलब बिना प्री पोस्ट बांटे, अगर यहाँ से टोटल लगेंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट उठाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल रिजर्व, हाँ टोटल इसके बाद, तो टोटल टैली हो रहा है, मतलब हमारा बराबर है, ठीक है। फिर इसको अब फर्दर दो हिस्सों में बांटेंगे, क्रॉस चेक हो गया ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको दो हिस्से क्या बनाएंगे, NCI एंड पेरेंट एंड NCI, ना वहाँ होल्डिंग मतलब हमने होल्ड कर रखा है कितना, तो होल्डिंग और इधर NCI, जैसे 80% या 20%, हाँ एग्जाम्पल 80%, तो बचा हुआ है इसको सर्कल कर दो, 20% को सर्कल कर दो, मतलब जो बचा हुआ रहेगा वो आएगा, सर्कल मतलब वहाँ पे क्या होता है, सी में बैलेंसिंग फिगर, हाँ सर्कल मतलब बैलेंसिंग फिगर, ये प्री एंड ये पोस्ट, वेरी गुड, ये 80% ऑफ, ये 80% ऑफ, मतलब अच्छा तो एरो बना दो ऑफ, हाँ प्री ऐसे लेके आ जाओ, ऑफ प्री लिख दो आगे, हाँ कोई नहीं, ऑफ प्री, ना प्री रखो, उसको हटाए क्यों, प्री 80% ऑफ टोटल प्री, यहाँ टोटल लगाएंगे, %80 ऑफ टोटल कॉस्ट, तो इसको भी अगर एरो बना के दिखाना है तो कैसे करेंगे, ऐसे एरो बनाओ, यहाँ से लेके जाओ इसका, हाँ
ना ना उल्टा किया है। इसका टोटल कर देना। हाँ मतलब ऐसे करना है ना ना क्या करना है, ये जो है इसका 80% मतलब एरो यहाँ बनेगा, ये अमाउंट यहाँ से उठ के आ रही है, फिर इसका ये हाँ ऐसे बना दे एरो। आप बना सकते हैं एग्जाम में भी ऐसे एरो बना सकते हो, ठीक है। उल्टा एरो लगा दिया आई थिंक आपके सामने, ठीक है चलेगा, कोई चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अब ये 80% इसका और 80% इसका दोनों जो है टोटल के 80% बराबर होगा, यस बराबर ना। अब इस पोस्ट को फर्दर और बांटेंगे, हाँ इसको भी 80 और 80, यस क्या लिखेंगे, हाँ रिजर्व एंड वो रिटर्न एंड, हाँ बिल्कुल रिजर्व एंड रिटर्न अर्निंग, क्योंकि अपने बैलेंस शीट में अलग अलग हेड है नहीं, हाँ तो हमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, रिजर्व एंड रिटर्न अर्निंग, राइट। रिजर्व कैसे मिलेगा, रिजर्व 80% ऑफ पोस्ट रिजर्व, वेरी गुड। क्या ओके, सो ऐसे करके हमारा जब बाइफिकेट कर दिया अपन ने, ओके। पोस्ट का कहाँ से मिलेगा, ये पोस्ट रिटर्न अर्निंग, लेकिन सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट कर देना है। तो ये जो पोस्ट आएगा इसमें अपन को कुछ डेप्शन का भी है, तो सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, अगर कुछ है तो उसको भी हमको ध्यान रखना। ओके एक बार ये स्टेप हमारी बन गई, मतलब हम राजा हो गए। सारा कैलकुलेशन सब इधर ही कर दिया, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो क्या होता है अननेसेसरी, मैं अभी आपकी जो चीज़ें होंगी ना मैं उसको सब जगह यूज करूँगा, लेकिन यहाँ पे कैसी होती हैं, यहाँ इतना ज़्यादा घुमाते हैं अननेसेसरी बच्चे को, कोई भी फैकल्टी होने दो, तो वो क्या होता है आपको माइंड को कंट्रोल में रहने देंगे, क्योंकि आज कैसा ये बना दिया ना, मैंने बोला अपन राज्य हो गया अभी, तो अपने वो सारी चीज़ें जो हमको जरूरत पड़ेगी ना ये चार्ट में अवेलेबल हो गई है, जो हम आगे स्टेप 2 और 3 में यूज करेंगे। ओके डियर, तो अभी स्टेप 2 3 डिस्कस करने से पहले अभी तक हमने जो किया है उसको एक बार रीड करते हैं, क्योंकि वो नोट्स में कन्वर्ट करना है। अगर नोट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम एग्जाम वाले दिन याद कैसे रखेंगे, बताया ना मैंने, आज हम जो सीख रहे हैं वो एग्जाम वाले दिन ऐसे ही याद आना चाहिए जैसे अभी अभी होगा, राइट। सही ओपन कर लो, नहीं सीख लिया, हाँ ठीक है, चलो अब रीड करो, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऊपर आई थी, ऊपर हाँ और ऊपर ऊपर ऊपर, For that we have to just CFS of both companies balance sheet items. For that parent company all balance sheet items remain same at carrying amount, but for subsidiary company balance sheet item will be taken on fair value basis. Excellent. मतलब अपन को दोनों बैलेंस शीट को साथ में लेना है, यही हमारा कंसोलिडेशन का मतलब होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था। अब उसमें हमको पेरेंट कंपनी का तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, लेकिन सब्सिडी कंपनी का ऑन फेयर वैल्यू लेंगे, जिसको हमको वैल्यूएशन बोलते हैं, तो जो चेंजेस होंगे वो अपन वैल्यूएशन के साथ एडजस्ट करके और आगे बढ़ जाएंगे। Therefore, all assets and liabilities of S Limited will include except share capital and other equity because it comes indirectly. हाँ, क्योंकि वो शेयर कैपिटल इक्विटी कैसा है, पार्ट ऑफ नेटवर्थ है, तो अपन डायरेक्टली लेके आ रहे हैं उनको, बाकी के सारे एसेट लायबिलिटी एज इट इज ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ऑन फेयर वैल्यू। पेरेंट कंपनी का खुद का रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। But all these things, the main problem is pre-acquisition net worth and post-acquisition net worth identification. Very good. माने इन सब में प्रॉब्लम क्या है, प्री और पोस्ट को पता लगा, जिसका हमने रूल लिख रखा है, देखो वहाँ पे भी लिखा हुआ है वो रूल, पढ़ो। Pre-acquisition net worth till date of acquisition, it is a capital nature, helps to get goodwill and capital reserve. Very good. And post-acquisition net worth from the date of acquisition till date of consolidation. Perfect. अब आगे से अपन डेट ऑफ एक्विजिशन को DOA बोलेंगे और डेट ऑफ कंसोलिडेशन को DOC, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ मेंशन कर दिया, ऐसे एग्जाम में भी आप चाहो तो कोई बार बार यूज हो रहा है तो आप ऐसे लिख दोगे ना कि डेट ऑफ एक्विजिशन ब्रैकेट में DOC लिख दिया, तो एग्जामर भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा और बाद में आप DOC लिखोगे तो एग्जामर उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। खत्म हो गया ना। हाँ, it is revenue nature will be transferred. हाँ, revenue nature transfer to P&L. Yeah, read the everything right now. Net worth includes shareholder fund, net assets, owner contribution, owner fund, etc. Very good. Share capital was always pre. Very good. Plus other equity to be distributed in pre and post. Very good. Revaluation P&L account always pre. वैसे अगर साइलेंट है तो, हाँ. और नेट वर्थ आ जाएगी।
और ऑल असेट्स एट फेयर वैल्यू माइनस आउटसाइड लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू और नेटवर्थ, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं। बराबर, माने आप जो एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यू है उसके बेस पे भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला यूज करते हैं, राइट, और बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये नीचे वाला यूज करेंगे। ठीक, आगे कॉमन नोट्स, एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट्स बी, ये हमेशा याद रखने का। जैसे फाइनल अकाउंट अपन जब होते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट में कुछ एडजस्टमेंट करना है तो उसके दो इफेक्ट नहीं डालेंगे तो हमारा अकाउंट टैली नहीं होगा। तो ऑलवेज एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट। जैसे आपने कभी अभी डिविडेंड का केस आएगा तो डिविडेंड को अपने रेक्टिफाई किया, तो एक जगह से पीएल में हटाया तो दूसरा अपन को कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर में से हटाना है, दोनों साइड से, मतलब जो अपना डिफरेंस है वो ऐसा हो जाना चाहिए कि वो एडजस्टमेंट बराबर होना चाहिए। अगर एक इफेक्ट डालेंगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी लास्ट में। तो ये कॉमन एडजस्टमेंट है कि एक क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन 80% कॉमन कर रहे हैं ना अभी, तो अपन को सब पता रहे कि भाई जब भी कोई एडजस्टमेंट आएगा इट शुड बी टू इफेक्ट, और वो अपन ने बहुत पहले भी सीखा हुआ है, क्योंकि फाइनल अकाउंट का रूल होता है एडजस्टमेंट शुड हैव टू इफेक्ट, राइट ना। आगे we solve the problem in 3 steps which is common in all types of problem. Step 1 analysis of net worth of S limited, प्री एंड पोस्ट में डिवाइड करेंगे। शेयर कैपिटल हमेशा प्री रहेगा, रिजर्व नॉर्मल जहाँ डैश लगा है उसका मतलब वहाँ कभी नहीं आएगा, वहाँ कभी नहीं, क्वेश्चन मार्क का मतलब वहाँ आ सकता है। नॉर्मली वैसे प्री रहता है, लेकिन अगर मतलब साइलेंट है तो पोस्ट हो सकता है, प्री एंड पोस्ट प्री हो सकता है। रिटर्न अर्निंग अगर साइलेंट, रिजर्व नॉर्मली कुछ ना बोले तो प्री रहेगा, लेकिन पोस्ट भी हो सकता है। रिटर्न अर्निंग अगर कुछ नहीं बोला है तो प्री रह सकता, प्री होगा। पोस्ट वो एक्सएक्स का बनाया अपन, हाँ पोस्ट, जहाँ एक्सएक्स बनाया मतलब वो हो सकता है, ओके, और क्वेश्चन मार्क लगाया है मतलब वहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्सएक्स लगाया है वो कुछ नहीं बोलेगा तो वहीं डालना है, और जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है वहाँ पे हो सकता है बोलेगा तो क्वेश्चन मार्क मतलब बोलेगा तो लिखेंगे, एक्सएक्स मतलब साइलेंट है तो वहीं रखेंगे ना, एक्सएक्स मतलब साइलेंट है वहीं रखेंगे। डैश मतलब है कि दूसरी तरफ आएगा ही नहीं, जहाँ डैश लिखा है वहाँ आएगा ही नहीं, ऐसे समझाने के लिए। यहाँ डैश लगा है मतलब यहाँ कभी नहीं आएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है मतलब आ सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है मतलब आ सकता है, इन्फॉर्म करेगा तो नहीं करेगा तो एक्सएक्स पे आएगा, मतलब जस्ट एक प्रेजेंटेशन के लिए, अदरवाइज इट इज नॉट रूल। आप जैसे चाहो वैसा मेंशन कर दो, खाली आपको ये पता रहे कि रिजर्व साइलेंट है तो प्री होगा, रिटर्न अर्निंग साइलेंट है तो पोस्ट होगा। क्या बोला मैंने? अगर रिजर्व साइलेंट है तो प्री रहेगा, और रिटर्न अर्निंग साइलेंट, सॉरी सही बोला, और रिटर्न अर्निंग है तो पोस्ट रहेगा, साइलेंट है तो पोस्ट रहेगा। रिवैल्यूएशन पीपी मतलब रिवैल्यूएशन हमेशा प्री रहेगा, मतलब कि इसको नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी है। इन्वेंट्री इसमें डीटी आ जाएगा, वो नेगेटिव मतलब इधर ही प्री में आएगा सब, और डेप्रिसिएशन है तो वो पोस्ट में चला जाएगा, मतलब हमेशा पोस्ट होता है क्योंकि वो आफ्टर चालू है, हाँ वही आफ्टर होने के बाद चालू होता है, बाकी टोटल आ जाएगा दोनों। बराबर, फिर अपन इसको क्रॉस चेक करेंगे, ये टोटल नेटवर्थ को क्रॉस चेक करेंगे, टोटल प्री टोटल पोस्ट, इसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने एक बनाया हुआ है नोट, जहाँ पर बिना प्री पोस्ट के टोटल लगाएंगे तो हमारा अमाउंट सेम आना चाहिए जो इसका है, बराबर ना। ठीक है, फिर आगे कैसे बांटा? हाँ प्री प्लस पोस्ट को होल्डिंग एंड एनसीआई में, ये जैसे कि प्री एंड पोस्ट का बांटा टोटल नेटवर्थ का, और ये पोस्ट टोटल जो भी पोस्ट नेटवर्थ, उसके बाद ये टोटल पोस्ट नेटवर्थ है उसको भी रिजर्व और रिटर्न अर्निंग में डिवाइड किया। तो ये 80% टोटल का ले लिया, 80% टोटल पोस्ट का ले लिया, तो ये टोटल का 80% के बराबर हो गया। ये पोस्ट को हमने फर्दर 80% रिजर्व का ले लिया, फिर टोटल 80% प्रॉफिट का ले लिया, रिटर्न अर्निंग का ले लिया, सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन ऑन वैल्यूएशन, तो ये 80% टोटल पोस्ट के बराबर हो जाएगा, बराबर है। हाँ, तो एक बार ये बन गया हमारा बी आर राजा, ठीक है। अब बाकी की सारी चीजें खाली फॉर्मेलिटी जैसी है, तो बोलो ये चार्ट आपको समझा? हाँ समझ आ गया। ये चार्ट को हम एज इट इज फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको चैलेंज बोल सकता हूँ ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको ये सिस्टम, इससे इजी सिस्टम, एक परफेक्ट नेक्स्ट वाला सिस्टम कहीं नहीं मिल सकता, और ये हमारा चैप्टर ऐसा है जो मैंडेटरी आने वाला है, बराबर है। तो यहाँ तक कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? पक्का समझ आ रहा है? लॉजिक पता चल रहा है? ये हम एक क्वेश्चन का नहीं, हम सारे क्वेश्चन का 80% करते हैं। बस ऐसे ही था, लॉजिक नहीं पता रहता था, मतलब ऐसे ही नहीं रहता था लॉजिक का कुछ। वही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कैसा हो रहा है अपन मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आज 186 मार्क्स लाना इन फर्स्ट ग्रुप इज नॉट अ सिंपल थिंग, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो हार्डवर्क के साथ में अगर आपकी प्लानिंग नहीं है
आपको वो सिस्टम नहीं पता है, वो लॉजिक नहीं पता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार कर लिया याद रह जाता है तो वो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आज हम जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं किसी भी सर से आपने सीखा हो, वो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे ऐसा सिखाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं आ गया मेरे को, लेकिन आगे वो अपन करने जाते हैं तो नहीं आता है, या फ्यूचर में उसको रिवाइज करने जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। तो ये जो सिस्टम है इसमें आज भी तुमको आएगा, फ्यूचर में भी तुमको आएगा, प्लस हम लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं। लॉन्ग मेथड मतलब कैसा, ये नहीं कि करने का लॉन्ग मेथड है, सबका डिटेल सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में वो थोड़ा सा भी घुमा देगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी हमको पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको पता है कि इसका रीजन ये होता है, हमको पता है कि ऐसे सॉल्व करना है, हमको पता है हम जगह क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत ही रेयर हो जाते हैं, मतलब मिस्टेक होगी नहीं। सब्जेक्ट तो हम जानबूझ के मिस्टेक करें तो भी नहीं होगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं टैली तो करेंगे ना यार, बराबर। सो ये सिस्टम पैटर्न हमको फॉलो करना है फॉर स्टडी, राइट। अभी हमने स्टेप 1 खत्म किया है, स्टेप 2, 3 अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद सम करेंगे, वो सम का 80% पार्ट तो आप पहले ही कर चुके हो, और पहला सम ऑनवर्ड आप खुद करोगे, बस आपका एक बार हाथ जमेगा, उसके बाद में आप शेष हो गए। ठीक है, एनी क्वेश्चन? चलो अब हम लिखेंगे हम होमवर्क, ठीक है। सो होमवर्क आप इस पे आ जाइए, या आपकी नोटबुक में आप लिखिए होमवर्क सबसे लास्ट पेज पे, ठीक है। आज का पहले डेट डालो, आज क्या है 12 जनवरी 2023, राइट। देखो होमवर्क में आज हमने जो किया है ना, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं या तो ये कॉमन है जो कनेक्टिविटी में हेल्प कर रही है, या तो ये हमारे 80% के अंदर आ रही है, तो हमको सब कुछ फेयर में मेंशन करना है। तो आज हमने जो भी किया, जो आपने लिखा है, राइट किया है, वो भी राइट, प्लस आपने स्टार्टिंग में जो नोट्स लिखे थे, जो बॉडी को कैसे अपना रेडी करना है स्टडी के लिए, वो भी। तो वॉट एवर वी हैड डिड टुडे दैट यू हैव टू डू इन द फेयर, तो लिख दो फेयर वॉट एवर वी डिड टुडे। ओके, ये आपको आज जो बुक आपको दी है, इस बुक से ही आपने रीड किया है, तो आपको यहाँ से ही फेयर करना है, बराबर। क्योंकि आपको डायरेक्टली ये जो वर्ड है वो आपको लिखा ही नहीं है, बट वो डायरेक्टली दिए हैं, तो इंटीमेट कर रहे हैं कि अपन ने क्लास में टाइम बचाया है, लेकिन आपको फेयर में कोई कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि वो जब तक हम राइट नहीं करेंगे जब तक हमारे इधर नहीं बैठेंगे। अदरवाइज वो नोट्स ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको पहले नोट्स रेडीमेड मिल गए थे, वैसे आपको ये नोट्स लगेंगे, राइट। तो वहाँ से लिखेंगे, क्लियर?